वीडियो सो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप लोग? बहुत मजा आ रहा है। हर सैटरडे का इंतजार मैं भी करता हूँ आप जैसे। जैसे कोच ने बताया, मेरा नाम अमित कुंभार है और पेशे से मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और लाइफ कोच हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी के सबसे 5 इम्पोर्टेंट एरियाज जो है उनके बारे में। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट सेशन का जो फीडबैक आया है उसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जो लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि मैं मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ जो इमोशनल प्रॉब्लम है, उस सेमिनार में बहुत बढ़िया फीडबैक और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल किया है, व्हाट्सएप किया है कि उनको इसका बहुत सारा फायदा हुआ है। तो थैंक यू सो मच। मैं भी चाहता हूँ कि और आपकी लाइफ में ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकूं। तो आज हम बात करेंगे लाइफ के बारे में। तो मैंने 5 एरियाज के बारे में बात की ना, है ना? तो वो 5 एरियाज क्यों इम्पोर्टेंट है, आप सोच के देखिए कि अगर आपको अपना लाइफ बेटर करना है, या हर एक बंदा चाहता है कि अपना लाइफ बेटर करना है ना? लेकिन अगर शुरुआत करनी है तो मतलब क्या करना है एग्जैक्टली, है ना, ये पता नहीं है ना? तो क्या करना है एग्जैक्टली ये पता नहीं है, लेकिन लाइफ तो बेटर करना है ना? तो क्या करना है, हर एक एरिया जिसके बारे में बात करूंगा ना उसे थोड़ा सा बेहतर करना है। कहा जाता है अगर ये 5 एरियाज आप ना 10-10% बेटर करोगे तो ओवरऑल लाइफ बेटर हो जाएगा। ठीक है? तो लुकास, मुझे मार्कर और डस्टर दीजिए। आप रिकॉर्ड करें। तो ये 5 एरिया जो है ना, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर मेन एरियाज है लाइफ के, अगर ये बढ़िया होते हैं ना तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो फर्स्ट क्या है? फाइनेंस। हाँ। सेकंड क्या है? हेल्थ। थर्ड क्या है? रिलेशनशिप। फोर्थ क्या है? स्पिरिचुअलिटी। फिफ्थ क्या है? एंटरटेनमेंट। ये पांचों एरिया ना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत साल तक मैं सिर्फ इन 4 एरियाज पे बात किया करता था, है ना? दुर्गादास, वीडियो ऑडियो लीव करना, ठीक है? तो ये 4 एरिया जो है ना, ये पहले बहुत सालों तक मैं इन पे बात करता था, लेकिन कुछ समय से मैंने जब समझा कि लाइफ में ये एंटरटेनमेंट एरिया इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसको ठीक से हैंडल नहीं किया तो इन चारों एरिया पे ना आदमी काम नहीं कर सकता। देखो आज का समाज कैसा है मालूम है? उसको बोलते हैं डोपामिन इफेक्ट। मतलब हमें हर बार है ना कुछ तो प्लेजर चाहिए, ऐसे हम लाइफ जी रहे। इसलिए तो आजकल है ना सोशल मीडिया एडिक्शन ज्यादा हो गया है। मतलब बंदा जॉब करेगा, लेकिन जॉब के साथ है ना वो फेसबुक पे रहता है ना, या व्हाट्सएप पे रहता है। कुछ अच्छा वीडियो आता है, कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे लाइक्स मिलते हैं और डोपामिन रिलीज होता है, मतलब अच्छा लगना। मतलब ये डोपामिन रिलीज क्या है मालूम है? ये एक एंटरटेनमेंट का भाग है ना? जब हम घर जाते हैं तो क्या करते हैं, मतलब कोई बंदा ऑफिस से काम करके थका हारा घर जाता है तो क्या करता है? वो चाहता है कि वहाँ पे डोपामिन रिलीज हो। मतलब क्या है? हो जाएगा, टीवी चालू करेगा, कुछ अच्छा कुछ खाएगा, सो जाएगा। मतलब सोना या आराम करना, ये सभी चीजें क्या है? कंफर्ट के है। तो एक कंफर्ट की चीज जब करता है आदमी तो डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है? तो इन 4 एरिया है ना, उसके साथ ये 5वां एरिया अगर ठीक से उसको अगर प्लानिंग करे, मॉनिटर करे, या उसको भी ठीक से समय दे, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप लाइफ के सभी एरियाज में थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, है ना? मतलब ये ऐसा एरिया कि इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं है। मतलब मैंने मैंने इतने सारे किताबें पढ़े हैं, मेरे कोच है, मैंने पिछले 14 वर्ष से मैं ट्रेन कर रहा हूँ। मैंने ऐसा एक भी बंदा नहीं देखा कि जो लाइफ में एंजॉय नहीं कर रहा है, एंटरटेन नहीं कर रहा है और लाइफ में सिर्फ ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली उल्टा देखा है मैंने। जो लोग है ना खुश रहते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं और प्रोडक्टिव रहते हैं लाइफ में, सभी एरिया में। तो ये इतना इतना महत्वपूर्ण है ना? तो हमको बात क्या करेंगे आज कि ये सभी एरियाज अगर बेटर करने हैं तो क्यों करने हैं? आपको समझना क्या है? देखिए, अगर एक जिस सीक्वेंस से मैंने लिखा है ना, ये उतने महत्वपूर्ण है। मगर मतलब मैंने अगर फाइनेंस लिखा है पहले,
तो फाइनेंस एरिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसे तो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर कहा जाता है हमारे लाइफ का। ठीक है, तो इसे आपको समझना है कि हेल्थ उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है, बाद में रिलेशनशिप है ना। ये दो भी महत्वपूर्ण इसे लिखे हैं हमने, है ना। आपको समझना क्या है कि अगर इसमें से कोई भी एक एरिया में अगर कोई गड़बड़ होती है ना, तो हम बाकी एरियाज में ना इनइफेक्टिव होते हैं, मतलब ठीक से काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझिए, मान लीजिए लोग कोई बंदा है, उसको हेल्थ अच्छी करनी है, अपनी हेल्थ बेहतर करनी है, तो हेल्थ बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज और डाइट करना पड़ेगा, अच्छी रेस्ट भी चाहिए। अब ये तीनों चीजों के लिए क्या चाहिए, समय और पैसा चाहिए। देखो देखो देखा जाए तो समय का इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसे का प्रॉब्लम आता है। एक्सरसाइज करने के लिए बढ़िया सी जिम की मेंबरशिप चाहिए, एक ट्रेनर चाहिए गाइड करने के लिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए डाइट के लिए, सबके लिए क्या लगता है, पैसा। अब देखिए फाइनेंस एरिया अगर अच्छा नहीं है, फाइनेंस, तो ये एरिया वीक हो जाता है ना। कोई बंदा है जिसका हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या घर में माता पिता के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। अब ये रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है तो क्या होगा, उसकी लाइफ में ना हर बार है ना अनहैप्पीनेस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, मतलब उसका मन है ना खुश नहीं है। अब ये बंदा अगर काम पे जाता है ना, काम पे जाएगा तो काम कैसे करेगा, सिर्फ करेगा, वो अच्छी तरह से नहीं करेगा, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं करेगा, है ना। मतलब शायद वो कंपनी में काम करेगा लेकिन उसका दिमाग घर पे रहेगा, तो उन प्रॉब्लम में रहेगा शायद। तो अभी देखिए अगर ये एरिया अच्छा नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो फाइनेंस भी गड़बड़ा जाता है, हेल्थ भी खराब होती है। अभी ये बंदा एक्सरसाइज कर नहीं पाता, क्यों मालूम है, क्योंकि अगर वो खुश नहीं है तो आदमी वो एक्सरसाइज करने का जो पेन है ना वो ले नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या, इन पांचों एरिया में, ये पांचों एरिया में एक भी अगर एरिया इनइफेक्टिव या वीक रहता है, तो वो आपको बाकी चारों एरिया में वीक कर देगा। ये साइंस है। मतलब आपको अभी सोचना क्या है मालूम है, कि इन पांचों एरिया पे साइमल्टेनियसली काम करना है। इसमें कम ज्यादा होगा, जैसे एक्सरसाइज हमको रोज करना चाहिए, है ना, और रिलेशनशिप संभालने के लिए रोज कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्पिरिचुअलिटी 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, है ना। लेकिन कहने का मतलब क्या, ये पांचों एरिया को एड्रेस करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, जो बंदा काम करता है, यहाँ पे ग्रो हो रहा है ना फाइनेंस में, मतलब जॉब में, तो वो यहाँ सब इग्नोर करता है। कोई बंदे तो ये इग्नोर नहीं होता, ये ना ये बोलते हैं ना, ये खंगर है ना, तो ये करेगा और ये करेगा, तो ऐसे करके नहीं चलेगा। अगर अगर लाइफ में कुछ मीनिंगफुल, कुछ बढ़िया हासिल करना है जिंदगी में, है ना, सभी एरियाज में, तो इन सभी एरियाज के साथ ना इंसाफ करना है, वहां सभी एरियाज को बेहतर करने के लिए एक्टिविटी करना है। अभी देखिए हर एरिया में ना करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे हमने एक सेमिनार में बात की थी कि हेल्थ अच्छा करने के लिए करीबन 8 से 9 एक्टिविटीज मैंने लिखे थे, जैसे कि एक्सरसाइज करना, डाइट करना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, जुम्बा एरोबिक्स है, नेचर में जाना, है ना, फ्रेश हवा लेना, अच्छी नींद लेना, है ना, पॉजिटिव थिंक करना, किताब पढ़ना, ये सब हेल्थ अच्छा करता है। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है ना, वो पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना समय कम है और हमें ना करना बहुत कुछ है। अब सोच के देखिए, अगर इन 5 एरिया को हम कंसिडर करते हैं कि इन पांचों एरिया पे काम करना है, तो हमको सबसे पहला फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसमें हाई वैल्यू टास्क कौन सा है। हाई वैल्यू टास्क का मतलब क्या है, कि एक्सरसाइज के अगर 7 से 8 ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज है हेल्थ अच्छा करने के लिए, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, उसको बोलते हैं हाई वैल्यू टास्क। ठीक है, तो अभी मान के लिए फाइनेंस का है, फाइनेंस में मतलब कोई बंदा सेल्स में काम करता है, तो सेल्स में क्या होता है कि कस्टमर को नहीं क्या, एक रिलेशनशिप कॉल करना, एक फीडबैक लेना, है ना, नए लोगों के साथ बात करना, है ना, उनका वेलफेयर करना, मतलब उनका बर्थडे है तो ग्रीट करना, एनिवर्सरी ग्रीट करना, सब करना। लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज में अगर देखा जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, जो बंदा सेल्स में काम करता है उसका फाइनेंस इंप्रूव होने के लिए, नया अपॉइंटमेंट सेट करना नए बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोलते हैं हाई वैल्यू टास्क, है ना। तो वैसा है। तो अभी इन पांचों में हमको समझना क्या है, कि हर एक चीज पे ध्यान देना है। एक भी एरिया अगर वीक है तो बाकी 4 एरिया वीक हो जाते हैं, और इन पांचों एरिया पे अगर काम करना है, तो हर एक एरिया के जो हाई वैल्यू टास्क है उसके ऊपर काम करना है। तो वो आपका लाइफ का पहला प्रायोरिटी होगा कि पहले हाई वैल्यू टास्क पे काम करना है। ठीक है, अभी पार्ट 2 देखते हैं कि इस पे और क्या समझना है। अब सोच के देखिए कि ये पांचों एरिया है ना, ये पांचों एरिया
इनको गाइड करने के लिए एक सिस्टम है, गाइडिंग सिस्टम। वो क्या है? हमारा थिंकिंग। हमारी सोच है ना, इन पांचों एरिया को गाइड करती है। देखा जाए तो आप कुछ भी कीजिए, आपका जो थिंकिंग है ना, ये आपको गाइड करता है कि वो चीज कैसे करनी है। ठीक है, तो अब ये थिंकिंग पे काम करना मतलब क्या, ये देखा जाए तो ये सिक्स एरिया नहीं है, लेकिन इन एरिया का जो डायरेक्टर है ना, वो ये थिंकिंग है हमारा। तो हम लास्ट में बात करेंगे कि थिंकिंग बेटर करने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो बात करेंगे कि पांच एरिया कैसे कैसे बेहतर करना है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है फाइनेंस में, कि फाइनेंस मैनेज करने का जो 3M फॉर्मूला है, जो हमने पहले भी बात की थी, उसको हम रिवाइज करेंगे, उसको हम ठीक से देखेंगे। क्या करना है, रेपिटेशन इज द की फॉर सक्सेस, रेपिटेशन। तो आज हम वो रिपीट करेंगे। ठीक है, तो फाइनेंस में हमको क्या समझना है, 3M मतलब पैसा कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत जरूरी है। फाइनेंस में क्या है, पैसा कैसे बनाना है, क्या सही तरीका है, कैसे मैनेज करना है, क्या सही तरीका है, और कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या सही तरीका है। अगर ये सभी चीज आपको मालूम होते हैं, तो हम लोग बात करेंगे उसमें हाई वैल्यू टास्क क्या है। देखिए, ये फाइनेंस और रिलेशनशिप जो एरिया है ना, ये सबसे ज्यादा मैस है इस दुनिया में। क्यों पता है क्या? क्योंकि उस एरिया में ना स्कूल में पढ़ाया गया है, ना पेरेंट्स पढ़ाते हैं, और ना घर में कोई और या टीचर पढ़ाता है ना। तो ये दो एरिया सबसे ज्यादा मैस है। अगर ये दो एरिया के एरिया में भी अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट बन जाते हो उसको हैंडल करने के लिए, तो आपका लाइफ बहुत बेहतर हो सकता है ना। और रही बात की सेकंड एरिया की, जो कहा जाता है हेल्थ, तो हेल्थ के लिए इतना गाइडेंस है आसपास, है ना। लोग तो आजकल मैराथन भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, है ना, वॉक ज्यादा करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन वर्कआउट चालू हो गया है, फ्री एप्स है, फ्री वर्कआउट्स है ना। कहीं ना कहीं आप गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, कुछ ना कुछ डाइट मिलेगा, है ना, सब कुछ है। लेकिन फाइनेंस और रिलेशनशिप में क्या करना है ना, कोई बता नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना इतने इतने दिनों से रेगुलरली सेमिनार्स अटेंड कर रहे हो, लाइफ बेहतर करने के लिए आप ये डेडिकेटेड टाइम निकालते हो, तो मैं चाहता हूँ इन दो एरिया पे ना आपको ना बहुत पावरफुली और डेडिकेटेडली काम करना है, ताकि ये बेहतर हो जाए। और ये आपको पकड़ना पड़ेगा, ये आसानी से नहीं होगा, और ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जब मुझे पता चला ना, तो मैं और मेरी वाइफ, है ना, इस घर में बड़े हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी कि इन पांचों एरिया पे मैं काम करूंगा। मैंने खुद को बदला और एक घर में एक एनवायरनमेंट बनाया, ताकि मेरी वाइफ भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके। मैंने उसे फोर्स नहीं किया कभी। तो ये आपको समझना है। मतलब आज अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लेडीज हो गए, जेंट्स हो गए, तो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि प्लीज आप इस सेमिनार के बाद है ना, आपके स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ को ना प्लीज जाके कुछ फोर्स मत कीजिए। आप ये खुद कीजिए, आपका एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, और आप वेट कीजिए कि आपकी वाइफ या हस्बैंड बोले कि मैं भी करना चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, तब उनको पार्टिसिपेट करने के लिए हेल्प कीजिए। ठीक है, पहले आपका एग्जाम्पल सेट कीजिए। तो क्या करते हैं, मेकिंग मनी में क्या समझना है कि पैसा बनाने का सही तरीका क्या है। देखिए, दुनिया के 98% या 97 बोल सकते हैं, 97% लोग है ना, ये एम्प्लॉय होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो उन्हें कहा जाता है एक्टिव इनकम। तो एक है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। प्लीज समझिए ये बात। एक्टिव इनकम मतलब क्या है, कि काम किया तो पैसा आता है, काम नहीं किया तो पैसा नहीं आता है। पैसिव इनकम मतलब क्या, कुछ समय के लिए काम करना है, उसके बाद काम नहीं किया तो भी पैसा आते रहता है। क्यों आता है? क्योंकि कुछ समय के लिए जो काम करते हैं वो इनकम के लिए नहीं होता है, एक एसेट बिल्ड करने के लिए होता है। तो अगर जो लोग नए जो जानते नहीं क्या है एसेट, तो सिंपल भाषा में कहा कहूंगा मैं कि एसेट मतलब क्या है, ऐसी चीज जहां से पैसा पॉकेट में आता है उसे कहते हैं एसेट। और उसका अपोजिट क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या, ऐसा कोई चीज जहां से मेरे पॉकेट से पैसा जाता है, तो उसे कहते हैं लायबिलिटी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो जिस घर में मैं रहता हूँ, तो वो क्या है, एसेट या क्या है, लायबिलिटी है। जिस घर में मैं रहता हूँ वो खर्चा निकालता है ना। टैक्स आता है, लाइट बिल आता है, उसका मेंटेनेंस का खर्चा आता है, उसको अच्छा रखने के लिए बाई रखनी पड़ती है, सब कुछ। तो जो आप जिस घर में रहते हैं वो क्या है, लायबिलिटी है ना।
अगर कोई घर है आपका जो आपने रेंट पे दिया है, वहां से रेंट आता है, उसे कहते हैं एसेट, है ना। आपका कार है, कार क्या करता है, आप खुद के लिए चला रहे हो प्राइवेट अपने लिए, तो वो क्या है, लायबिलिटी है। अगर ये कार उबेर पे या ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो बन जाता है एसेट। इससे हमारा शरीर, अगर इस शरीर हमें पैसा कमा के देता है तो उसे कहा जाएगा एसेट। लेकिन अगर ये शरीर ऐसा है कि जो बार बार खर्चा निकाल रहा है ना, तो ये शरीर को कहेंगे लायबिलिटी। वैसे हमारा सोच, अगर मेरी सोच ऐसी है कि मैं बार बार पैसा देना पड़ता है किसी को इस सोच की वजह से, तो मेरी जो सोच है उसे क्या कहेंगे, लायबिलिटी। लेकिन अगर इसी सोच से मैं अगर पैसा कमाता हूँ और पैसा आ रहा है, मेरी लाइफ बेहतर हो रही है, तो ये सोच मेरी क्या है, एसेट है। एंड आई होप ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है आपके लिए, ठीक है। तो अभी समझना क्या है कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। अभी एक्टिव इनकम मतलब क्या कि देखो, हर बंदा पढ़ाई करता है, इंडिया में तो पढ़ाई का तो बहुत वैल्यू है ना, लोग पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन एंड कहाँ होता है, एक जॉब लेते हैं और उस जॉब में ग्रो होने का उनका सपना होता है। कहाँ तक ग्रो होना है, शायद कंपनी का सीईओ या वीपी, है ना। लेकिन इस सब में देखा जाए कि कंपनी में जो एक एक ना बॉटम लेवल पे काम करता है या एक बड़े लेवल पे काम करता है, वो इनकम सिर्फ छोटा या बड़ा है, लेकिन वो नेचर ऑफ इनकम क्या है, काम किया तो पैसा आएगा, काम नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा, है ना। तो आप देखो, जो लोग एक्टिव इनकम में होते हैं ना, उनका अपने जिंदगी के ऊपर है ना कंट्रोल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जॉब वाला आदमी ना कितने बजे उठेगा और कितने बजे सोएगा ना, ये जॉब तय करता है। अगर उसका कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब 500 से कम लोग काम करते हैं उसके कंपनी में, उसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। तो वहां पर भी कस्टमर के हिसाब से उसको उसका जॉब या उसका बिजनेस है ना वो चलाना पड़ता है। कस्टमर के हिसाब से पैसा आएगा जाएगा, वो मतलब वो खुद कुछ तय नहीं कर पाते, है ना। दूसरा है कि पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब जो बिजनेस ओनर्स है, जिनके कंपनी में 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं और जो इन्वेस्टर्स है, तो उन्हें कहा जाता है वो लोग पैसिव इनकम बिल्ड करते हैं। मतलब क्या होता है, वो वहां पे खुद नहीं है उस कंपनी में या उस जगह पे, फिर भी वहां से पैसा आता है। जैसे नारायण मूर्ति ने, है ना, अपनी कंपनी जो बिल्ड की है, तो वो क्या है, उनके लिए एसेट है। अब नारायण मूर्ति रोज ऑफिस जाते नहीं है, लेकिन वहां पे एक सिस्टम काम कर रहा है जो वो काम को मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है, बराबर करता है, और वो वहां पे खुद नहीं है लेकिन पैसा आता है ना। एक फार्मर क्या करता है ना, फार्मर क्या करता है, आम के बाग लगाता है, 3 साल के लिए आम के पेड़ों का ध्यान रखना पड़ता है और वहां से कुछ भी नहीं आता है। तो 3 साल क्या है, ये मेहनत है पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए। लेकिन 3 साल के बाद 100 सालों के लिए वहां पे आम आते हैं। तो इस 100 साल का जो आम आते हैं मतलब क्या है, वो 100 साल का इनकम है ना। तो हर एक बंदा क्या करता है, अपने अपने तरीके से पैसिव इनकम बिल्ड करता है। ये पैसिव इनकम ना पॉपुलर है, लेकिन सिर्फ पता नहीं कि इसे पैसिव इनकम कहते हैं, है ना। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर जॉब में अच्छा कर रहे हैं ना, तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज बाय करते हैं। जैसे एक दुकान ले लिया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, या और एक फ्लैट ले लिया एक कहीं पे, ठीक है, और कुछ, और उस सबको ना वो रेंट पे चढ़ाते हैं। वो जो रेंट आता है ना, तो रेंट को बोलते हैं इनकम, और वो जो दुकान है या वो फ्लैट है उसे कहते हैं एसेट्स, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक लमसम अमाउंट आता है कुछ बेचने के बाद, जगह बेचने के बाद या आफ्टर रिटायरमेंट वगैरह, है ना। तो ये जो अमाउंट आता है ना, उसका वो क्या करते हैं, एफडी करते हैं, और उसके ऊपर डिविडेंड्स लेते हैं, मतलब जो इंटरेस्ट है ना वो मंथली हिसाब से लेते हैं, है ना। तो वो इनकम जो आता है ना, हर महीना ब्याज आता है ना, तो वो उनका इनकम है, और वो जो एफडी है ना, वो उनका क्या है, एसेट। तो ये जितने भी तरीके हैं ना, उसे कहते हैं पैसिव इनकम, है ना। तो देख सोच के देखिए, एक्टिव इनकम में क्या होता है, पैसा आता है लेकिन लाइफ में टाइम नहीं होता है। पैसिव इनकम का मजा क्या मालूम है, उसमें पैसा भी आता है और समय भी आता है, और गारंटी रहता है कि आएगा, ठीक है। तो अभी आप सोच के देखिए कि एक बढ़िया सी जीवन शैली या एक अच्छी लाइफ जहाँ पे खुद का कंट्रोल है, वो कहाँ पे आएगी, एक्टिव या पैसिव इनकम, है ना, पैसिव इनकम पे आएगी। तो अभी हमको इसके बारे में समझना क्या, मतलब ये बेहतर करना है, मतलब पहले ये समझना है और करना क्या है। देखो, अगर आज की दुनिया में, मतलब इस 21st सेंचुरी में अगर एक अच्छी जिंदगी जीना है और सपने पूरे करने हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सेट करना है, और इसके साथ इस एरिया पे काम करना है। आपको जॉब करने के बाद ना एक रोज के ना 3 से 4 घंटे मिलते हैं, जहाँ पे आप आपका पैसिव इनकम के लिए कुछ ना कुछ नहीं का प्लेटफॉर्म ढूंढिए और उस पर काम कीजिए। क्योंकि आज का ये जो 3 से 4 घंटे का समय ना जो रोज मिल रहा है, वो इधर जाता है टीवी के सामने, सोने में, खाने में, या कुछ नहीं करना, ये बहुत बड़ा एक्टिविटी।
तो आज अगर आप है ना अगर आप 21st सेंचुरी में अगले 3 से 5 साल में अगर वो 4 घंटे अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो शायद आपको एक्टिव इनकम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। अभी ये मैंने कहाँ से सीखा है, मैंने इस दुनिया के जो सबसे बड़े फाइनेंस के गुरु है ना रॉबर्ट कियोसाकी, उनसे मैंने सीखा है। ये मैंने कहाँ से सीखा है, मेरे कोच जो कैलिफोर्निया में है ना, तो वो कोच है ना वो ऑलरेडी फाइनेंशियली फ्री है ना। उनका साल का इनकम ना करोड़ में है और वो पिछले 30-35 बरस से ऐसा लाइफ जी रहे जहाँ पे बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा समय है और चिंता नहीं, है ना। तो ऐसे लोगों के साथ में हो तो मैं जानता हूँ कि वो लाइफ से बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो अभी इन 2 चीजों के बारे में बताया मैंने, आप ऑलरेडी ये कर रहे हो, अभी आपको क्या करना है, ये ढूंढना है ना। तो मेकिंग मनी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपको पता है क्या है। सेकंड क्या है कि आपको अभी क्या करना है, मैनेज करना है, मतलब क्या करना है, आपके एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चालू करना है। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन करके बहुत बड़े ना एक रिच और एक बहुत बड़े गुरु है जिनका थॉट प्रोसेस के लिए बहुत फेमस है ना। उन्होंने क्या कहा है, जो बंदा पैसे सेव नहीं कर सकता वो जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकता या बहुत बड़ा बन नहीं सकता। जो बंदा पैसे सेव नहीं कर सकता वो बहुत बड़ा नहीं बन सकता, ठीक है। अभी आपको समझना क्या है मैनेजिंग में, कि जो 10,000 कमा रहा है ना उसको भी पैसा कम पड़ रहा है और जो 1 लाख कमा रहा है उसको भी पैसा कम पड़ रहा है। इसका मतलब प्रॉब्लम पैसे का है क्या, नहीं। प्रॉब्लम इनकम का है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना या खर्चा करना है उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस है ना उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वहां पे गड़बड़ हो गई है ना। तो आज हम बात करेंगे कि बाबा हमको अगर लाइफ में फाइनेंस में ग्रो होना है तो सबसे पहले आज जो पैसा आ रहा है ना उस पैसे को मैनेज कैसे करना है वो सीखना है, क्योंकि उसके सिवा आपका इनकम नहीं बढ़ेगा। और भगवान का भी यही रूल है, भगवान क्या करता है, आपको देता है और वो देखता है कि क्या आप इस पैसे को हैंडल कर सकते हो क्या। अगर आप हैंडल कर सकते हो तो वो और देगा, आप हैंडल कर सकते हो और देगा, और कर सकते हो और देगा। तो आज इस मैनेजिंग के बारे में बात क्या करेंगे कि हैंडल कैसे करना है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्या करना है, आपके जितने भी एक्सपेंसेस है मंथली ईयरली, है ना, उसको लिखना है। ये सीरियल नंबर है, आपके जो एक्सपेंस है उसके नाम लिखना है ना। और ये मंथली हो या ईयरली क्या है लिखना है, मंथली है ईयरली है जो भी है लिखना है। मान लीजिए आपका एक्सपेंस क्या है, पहला रेंट है या ईएमआई है, या शायद नहीं भी हो सकता है, लिखिए आप। दूसरा क्या है, ई बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, आप लिखिए आपका मोबाइल बिल, आपका इंटरनेट बिल, पेट्रोल, फूड, हॉटलिंग, ना, सब सब लिखिए, सब लिखिए एक्सपेंसेस जितना भी है ना। तो आपको इसको लिखने के लिए 1 हफ्ता चाहिए। बहुत बार हम एक बार बैठते हैं तो लिख के नहीं होता है। आपको क्या करना है, रोज उस पर ऐड करना है। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई। आपका अगर बैंक स्टेटमेंट है तो उस पर देखो कहाँ का पैसा खर्चा हुआ है, या आपका क्या है क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है वो देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या खर्चा है। अब ये खर्चा अगर मंथली है तो मंथली लिखना है, अगर ईयरली तो ईयरली। जैसे अभी मेरा है जिम का मेंबरशिप, जिम मेंबरशिप ना, तो मैं मंथली नहीं ईयरली लिखूंगा। ईयरली कितना है, 15,000 रुपया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मंथली लिखना है, ईयरली लिखना है, और उसको क्या करना है, टोटल करना है। अब क्या ये खर्चा है ना आपका, अभी इसको क्या करना है, हमको मैनेज करना सीखना है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए कि मैनेज करना मतलब क्या है ना। अभी क्या करना है, हर एक आइटम में ना ये एक्सपेंस लिखा है ना आपने, तो उस एक्सपेंस को ना आपको देखना है और क्या करना है, एक सवाल पूछना है। क्या लिखना है, अभी जैसे मेरा है यहाँ पे समझो ये ईएमआई या रेंट चालू है ना, कितना चालू है, समझो 20,000 रुपया एग्जाम्पल। तो मैं क्या पूछूंगा खुद को कि अमित क्या ये खर्चा जरूरी है क्या, अमित क्या ये खर्चा जरूरी है क्या। अगर इसका आंसर ना है, ना, पहले ना, तो अगर ये खर्चा जरूरी नहीं है तो इमीडिएटली इसको मैं बंद करूंगा। बहुत जरूरी, इमीडिएटली बंद करना है, ठीक है। अगर इसका आंसर है हाँ, मतलब ये खर्चा जरूरी है, तो मेरा दूसरा सवाल क्या आएगा, इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसको कैसे कम कर सकते हैं, है ना। तो जैसे आप आपके दिमाग में सवाल करोगे ना कि इस खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं, तो तुरंत आपके दिमाग से वो आइडिया आ जाएंगे। आपको लिखना है, ये सवाल करने के टाइम आपको लिखना है।
शायद कोई भी आइडिया परफेक्ट नहीं हो, लेकिन आपको जो भी दिमाग में आता है वो लिखिए, उस आइडिया पे काम करने के बाद आपको और आइडियाज आएंगे और आप वो खर्चा कम कर सकते हो। ठीक है। दूसरा लिखा है ई बिल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अब क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल ये खर्चा जरूरी है क्या? एब्सोल्युटली जरूरी है, लाइट बिल चाहिए, है ना, लाइट चाहिए घर में, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अभी दूसरा दूसरा सवाल क्या है ना, ये जरूरी है। दूसरा दूसरा सवाल क्या पूछना है, कैसे कम कर सकता हूं, मैं इसे कैसे कम कर सकता हूं। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या चीज है जो हम लाइट बर्बाद कर रहे हैं, फैन चालू है, लाइट चालू है, जो भी है ना। अभी घर पे चिल्लाना नहीं, घर वालों को चिल्लाना नहीं है, खुद करना है। सोच के देखिए कि कैसा कौन सा एक चीज है जो अगर आप मॉडिफाई करते हो, चेंज करते हो। जैसे अगर फ्रिज है ना, अगर 5 स्टार रेटिंग का फ्रिज है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी कम आएगा, मतलब कम लगेगा, है ना। आपकी जो लाइट्स है, एलईडी है ना, सीएफएल है, क्या है, देखिए आप कि क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जहां से आपका लाइट बिल कम हो सकता है ना। आपको ये सब देखना है और क्या करना है, इसको कम करना है। अभी देखिए अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है 2,000 रुपये, मान के चलिए, या 1,000 रुपये, चलो एग्जाम्पल के लिए, और आप है ना ये सब दिमाग लगाने के बाद है ना, वो 1,000 रुपये का सिर्फ होता है 950, मतलब सिर्फ 50 रुपया आपका सेव होता है। तो आपको क्या लगेगा, अरे इतना मगजमारी करके कितना 50 रुपये सेव हो रहा है। प्लीज कीजिए, इंपॉर्टेंट कितना अमाउंट सेव हो रहा है वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस नजर से देख रहे हैं। उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमको नहीं क्या कॉर्नर कट करना है, जैसे मराठी में बोलते ना, काट कसर करायची नहीं है ना। हमको क्या करना है, कॉर्नर्स कट नहीं करना है, हमें देखना है कि क्या मेरा पैसा सही जगह पे जा रहा है, क्या मैं जो ऑप्शन मेरे चूज किए हैं एक्सपेंस के, क्या उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन है क्या। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा मेरा, कि मैं और मेरी वाइफ है ना, महीने का 1,200 रुपया हमारा ना मोबाइल का बिल भरते थे। कितना, महीने का 1,200 रुपया, और मतलब साल का हो जाता है वो 14,400। और वो इंटरनेट का प्रॉब्लम था या सिग्नल प्रॉब्लम था, तो इस चक्कर में मैं पोर्ट करने के लिए ना आइडिया, फिर वोडाफोन एयरटेल के ऑफिस में गया, जियो के ऑफिस में गया। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पोस्टपेड बिल में जो जो फीचर्स है वो एक अभी प्रीपेड में है। मतलब 1,800 रुपए का रिचार्ज करने के बाद मुझे अनलिमिटेड आउटगोइंग लोकल और नेशनल मिल जाता है, और 1.5 GB 4G डेटा मिलता है, बाद में अनलिमिटेड मिलता है ना। और मुझे एसएमएस भी उसमें फ्री है, दिन के 100 एसएमएस। तो मैंने देखा कि मेरे पोस्टपेड प्लान में यही है ना। और वही बात की इंटरनेट की, तो मेरे घर में वाईफाई है, मेरे ऑफिस में वाईफाई है, तो वैसे भी मोबाइल का इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था, है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे दोनों, मेरे और मेरे वाइफ का नंबर है ना, मैंने प्रीपेड कर दिया, पूरा साल का मैंने उसको रिचार्ज कर दिया। कितना, 1,800 रुपए में। अब कितना हो गया, 1,800 और 1,800, 3,600, 3,600। और मेरा बिल कितना आ रहा था, 14,400। और वो हर समय वो बिल भरने का गड़बड़ आगे पीछे वो तो होता ही था। अब क्या हो गया, साल भर कोई टेंशन नहीं है। तो उस समय मेरे को समझ में आ गया कि हमको हमारे एक्सपेंस जो है ना, उसके बारे में सोचना कि वो कैसे कम हो सकता है या बंद कर सकते क्या, बहुत जरूरी है ना। तो ऐसे आपको सभी एक्सपेंस को लिखना है और आपको देखना है कि क्या करना है ना। इवन शॉपिंग का सोच के देखिए ना, अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आप किस समय करते हैं, मतलब जब सब चीजें महंगी होती है तब करते हो, या जो जहाँ पे ऑफर या थोड़ी नहीं बेटर प्राइस होता है तब आप चूज करते हो या बाय करते हो। सोच के देखिए, ये बारीक बारीक चीज मैटर करते हैं, क्योंकि अगर ये बारीक चीजों पे अगर आपका ध्यान नहीं है तो आपके पॉकेट में बहुत बड़ा होल है, इसका ये मतलब है। अगर हम इन बारीक चीजों पे ध्यान नहीं देते तो पॉकेट में होल है, तो पैसा कितना भी डालो पॉकेट में वो निकलने वाला है, वैसे भी समझेगा भी नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं है कि हमको ना लाइफ का स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज करना, वैसे नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सेंसिबली खर्चा करना है ना। इवन आप सोच के देखिए कि जैसे अभी स्पीक अलॉट, मतलब मैं बहुत जगह पे जाता हूँ, स्पीकिंग करता हूँ ना, इंटरनेशनल जिम्स में जाता हूँ, कंपनीज में जाता हूँ, तो मेरे लिए मेरा हुलिया या मेरे ब्लेजर्स या मेरे शूज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना। तो मैंने क्या किया, एक ही बार में मुझे जैसे शूज चाहिए थे ना, है ना, एक 5 से 6 अलग अलग ब्रांड के अच्छे अच्छे ब्रांड के शूज लिए, उसके बाद मैं रुक गया। अब मैंने मैंने तय किया कि 3 साल के लिए अभी शूज लेने की जरूरत नहीं। तो अभी बाहर में जाता हूँ ना, मॉल में या घूमने फैमिली के साथ, तो अगर वहां पे कोई शूज का ऑफर है ना, तो मेरा दिल नहीं मचलता, क्योंकि मेरा क्लियर है कि मैंने ले लिया है, अब नहीं चाहिए मुझे। मुझे हर नया चीज जो आता है ना वो मेरे घर पे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चीज चाहिए। तो ये क्लैरिटी लाने के बाद फायदा क्या होता है कि लाइफ में
पॉकेट से पैसा निकलता नहीं है। देखो आजकल के लोगों का जो माइंडसेट क्या मालूम है, यंगस्टर का देखा है मैंने, यंगस्टर नहीं सभी का, वो ना अपने वॉलेट में ना कैश रखते नहीं, कैश नहीं रखते। अगर मैंने उनको पूछा ना, अरे कैश क्यों नहीं रखते हो, तो बोलते हैं कि अगर कैश रखा तो खर्चा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कैश रखा तो खर्चा होता है और कार्ड में रखा तो खर्चा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, जब कैश रहता है तो दिल मचलता है ना। तो आपको वहां पे समझना क्या है, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग ना इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करने का जो मौका मिलता है ना, वॉलेट में कैश रख के, वो हमने मौका खो दिया है। तो क्या राइट तरीका क्या है कि वॉलेट में कैश रखना है, और रखने के बाद जब आप बाहर जाते हो, जब दिल मचलता है ना, तो पहले आपका स्टैंडर्ड्स बनाओ कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। जब आप मॉल में जाते हो ना, मॉल में जाना है आपको, तो घर पे लिस्ट बनाओ कि क्या लेना है, और आपको क्या करना है, स्ट्रिक्ट रहना है खुद के साथ कि वो जो लिस्ट पे लिखा है ना वही लेके आना है। नॉर्मली हम लिखा है ना वो लाते हैं, लेकिन उसके साथ उसके भाई बहन भी लाते हैं, मतलब और चीजें लाते हैं। और ऐसा ही बार बार होता है। देखो हस्बैंड वाइफ जब घूमने जाते हैं ना, तो वो हस्बैंड को डर क्या होता है, मन क्या, वाइफ को घूमने लेके गया और वाइफ ने बोला कि वो चाहिए तो गया। तो जो नॉर्मली हस्बैंड्स लोग क्या करते हैं, वाइफ को घुमाना ले जाना अवॉइड करते हैं, डरते हैं वो लोग। उसके बजाय क्या कीजिए, घर में बैठिए, पहले बात कीजिए कि हम घूमने जा रहे हैं, विंडो शॉपिंग करेंगे, और जो उनको उनको जो जरूरत है ना, वो जो जरूरत है, तो ऐसे नहीं है वो लेंगे, जो जरूरत है वो लेना ही है, ऑफर हो या ना हो। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो ऑफर ही करके लेना ना, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव बाइंग। मतलब हम बाहर जाते हैं, इतना बढ़िया ऑफर लिखा होता है 70% ऑफ, दिल मचल रहा है, वो चीज जो लिखा है वहां पे वो चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऑफर को देख के जो दिल मचलता है ना, तो उस बाइंग का, ये बाइंग हैबिट है ना, ये बहुत डेंजरस है हमारे फाइनेंस के लिए, है ना। कितने सारे लोग देखा है मैंने, उनके अगर अकाउंट में पैसा आता है ना, तो पेट में गुड़गुड़ी होती है, ऐसे तो डिस्कम्फर्टेबल हो जाते हैं, है ना। और क्या होता है, वो डिस्कम्फर्ट है ना, वो कब निकलता है मालूम है, जब तक वो खर्चा नहीं करते ना, तब तक उनको आराम नहीं मिलता। तो ये जो लक्षण है ना, ये लक्षण, ये सब है ना, मिडिल क्लास रहने के हैं और गरीब रहने के लिए, है ना। तो ये आप ओवरकम कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या। तो प्लीज अभी क्या करना है, एक पॉज लेना है और आपको लिखना है कि क्या आप आपकी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो क्या। अगर आंसर है हाँ, तो प्लीज चैट पे टाइप कीजिए यस। मैं चाहता हूँ कि आज ना वो आप है ना अपने मुंह से बोले कि यस, मैं मेरे इमोशंस को ना, है ना, हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे टीम ने बताया कि बहुत सारे यस आ गए, फैंटास्टिक। ठीक है, तो अभी ये क्या करना है, मैनेजिंग करने के लिए लिखना है, और ये क्या करना है, ये हर महीने आपको इस खर्चे को देखना है, हर एक आइटम को देखना है और बोलना है क्या ये मेरे लिए जरूरी है। अगर आंसर ना है निकाल दो, फिर पूछना है अगर हाँ जरूरी है, तो क्या पूछना है, इसको इसे कैसे कम कर सकते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग है ना, उनका ये घर का ईएमआई है ना, वो बैंक है ना, बैंक अगर चेंज भी करते हो लोन, है ना, तो बहुत सारा पैसा सेव होता है। मतलब मेरे फ्रेंड ने कुछ बताया कि उनका ईएमआई जो था 32,000 रुपीज चल रहा था उस समय, जब घर लेते समय ना जो बैंक दे रहा था ले लिया उन्होंने, है ना, लोन वहां से। लेकिन अभी बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो गए और उन्होंने बैंक चेंज किया, तो वो जो 32,000 का ईएमआई है ना, वो आ गया 27,000 का, 5,000 रुपया बच गया। इतना बढ़िया है ना। हमको क्या करना है, सिर्फ अवेयर रहना कि कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है ना। जैसे मैंने मेरा मोबाइल पोर्टेबल कर दिया, पोस्टपेड का प्रीपेड किया, तो वो ऑप्शंस था वहां पे, मेरी नजर नहीं गई है। क्यों नजर नहीं गई, क्योंकि मैं अवेयर नहीं था। तो आज क्या करना है, लाइफ का सबसे पहला जो है ना स्टेप है ना अच्छा करने के लिए, क्या है, अवेअरनेस। मराठीत म्हणायचं म्हणजे जागरूकता पाहिजे, कशासाठी, की काहीतरी बेटर करायचंय, जागरूक पाहिजे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या देखते हैं हम लोग, कोई पॉलिसी है क्या, कोई ऑप्शंस है क्या, है ना। तो रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं कि आपका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ना, मैंने बताया बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मल्टीप्लाई करने के लिए, पहला क्या है, सेल्फ। कोई भी शेयर्स कंपनी का, कोई भी पॉलिसी, कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी रियल एस्टेट इतना रिटर्न्स दे नहीं सकता जितना ये रिटर्न्स दे सकता है हमारा दिमाग। तो रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं कि आपको खुद पे इन्वेस्ट करना है, मतलब बॉडी पे नहीं, इस पे, नेक अप। तो क्या इन्वेस्टमेंट्स है, आपको क्या करना है कि आपके फील्ड में शायद कोई कोर्स करने से आपका इनकम बढ़ सकता है। देखिए
है ना। आप अगर कोई एक्सपर्ट हायर करते हैं जिसकी वजह से आप आपका नॉलेज बढ़ता है, स्किल बढ़ता है, वो हायर कीजिए, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट कीजिए, किताबें लीजिए, पढ़िए। स्पेशल अगर किसी का सीडी का कलेक्शन है जिससे सुनने के बाद आपका इनकम बढ़ता है, कीजिए, है ना। या आपको कोच, पर्सनल कोच आपने हायर किया है, उसका फीस भर रहे हैं आप, कीजिए। ये सब करने के बाद क्या होता है, ये सब चीजें आपके दिमाग में वैल्यू ऐड करते हैं, आपको एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं। आप जिंदगी को और आपके प्रोफेशन को देखने का नजरिया बेहतर हो जाता है और आप उसमें से और ज्यादा इनकम कमाते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, 1000 2000 हो सकता है। और आप बाहर अगर मार्केट में भी एक बेस्ट कंपनी में भी डालते हो ना, तो शायद उतना नहीं हो सकता है, मतलब हो सकता है लेकिन गारंटी नहीं है। यहाँ पे गारंटी है, ठीक है। दूसरा क्या है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, बढ़िया, गॉड्स मनी। रॉबर्ट रॉबर्ट क्या कहते हैं कि ये जो पैसा ना, करेंसी, रुपीस, ये लोगों ने बनाया है, मतलब इंसान ने बनाया है। भगवान ने क्या बनाया है, सोना और चांदी। तो उस पर आप इन्वेस्ट कीजिए, है ना। उसके रिटर्न है ना कभी भी ना कम नहीं होंगे, बेहतर ही आते हैं। थर्ड क्या है, रियल एस्टेट। अभी रियल एस्टेट मतलब 2 रूम का फ्लैट या 1 BHK 2 BHK फ्लैट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये रियल एस्टेट मतलब क्या, ऐसा प्रॉपर्टी लेना है जो आप कैश ले रहे हो। आप अगर ईएमआई पे लेते हो तो इवेंचुअली आप जो अमाउंट भरते हो और उसमें से जो रिटर्न आता है, रेंट आता है ना, वो एक बढ़िया सा प्रोपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला बहुत सारा पैसा होना चाहिए लेने के लिए, कि कैश लेना है और रेंट पे लेना है ना। या आप उसको क्या करते हैं, थोड़ा दिन रुक के उसका अगर प्राइस हाइक होता है तो उसको सेल करना है ना। ये बढ़िया ऑप्शन है। फोर्थ क्या है आपका, पेपर एसेट्स। पेपर एसेट मतलब क्या, बॉन्ड्स है, सिक्योरिटीज है ना, म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स है, जो पेपर पे नहीं दिखता है एसेट्स, है ना, वो आप ले सकते हो। लेकिन रॉबर्ट मुर्गी क्या बोलते हैं कि पेपर एसेट पे आपका फ्यूचर मत बिल्ड कीजिए। ये एक मल्टीप्लाइंग के लिए अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर मत बिल्ड कीजिए। फ्यूचर मतलब क्या, कि आपने म्यूचुअल फंड्स लिए, शेयर्स लिए अपने बुढ़ापे के लिए, लेकिन आप जब बूढ़े होते हो और पैसा निकालने के लिए जाते हो, शायद उस समय मार्केट अगर डाउन है तो फ्यूचर खराब ना, नहीं, वो एक एडिशनल रखिए। ऐसे ये जहां पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उस पैसे की जरूरत नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब भी मार्केट आपको डाउन हो, आपको क्या टेंशन नहीं है, और जब मन चाहे आप बेच सकते हो। लेकिन अगर ये 3 चीजें अगर ठीक से करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया है फाइनेंस का। अब हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ में क्या है कि 2 चीजें हैं, देखो। अब ये जो फाइनेंस की मैंने बात की ना, तो उसके लिए आपको ना कुछ स्टैंडर्ड्स है ना तय करने पड़ेगा लाइफ के, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड मतलब क्या, नियम। आप आपका लाइफ किस तरह ऑपरेट करेंगे फाइनेंस के बारे में, उसके नियम बनाइए, जिसे मैंने बनाया, है ना। तो मान के चलिए अगर आपने आज जो 5 एरिया की बात कर रहा हूं ना मैं, इन हर एक एरिया में अगर आप 1 से 3 नियम बनाते ना, और उसको आप, उस नियम को आप ना उस पर चलते भी हो नियम पे, तो आपका लाइफ बहुत बढ़िया होगा। अब देखिए, नियम बनाना और नियम पे चलना 2 अलग अलग बातें हैं। लेकिन अगर आप आज नियम बना भी सके और उस पे चल सके, तो गारंटी है कि लाइफ बढ़िया होगा। तो जैसे मैं कुछ नियमों के बारे में बताऊंगा, आप जो भी आसान लगे ना आप कीजिए, है ना। जैसे मैंने नियम बना है कि मैं इम्पल्सिव बाइंग नहीं करूंगा, ऑफर देख के बाय नहीं करूंगा। अगर मुझे जरूरत है तो ऑफर रहे या ना रहे, मैं खरीदूंगा, अगर जरूरत है तो। दूसरा मैंने नियम बना है, कोई भी चीज लेने से पहले मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ खुद को कि क्या अगर ये चीज मैं नहीं लेता हूँ तो मेरी लाइफ बेहतर हो सकती है क्या मैं जी सकता हूँ क्या। अगर वो चीज लेने से मैं जी, मतलब मुझे जीना मुश्किल हो जाएगा, और अगर मैं नहीं लेता हूँ मैं, तो मैं क्या करूंगा, वो लूंगा। लेकिन अगर वो चीज लेने से मेरे लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं उसको नहीं लूंगा। जैसे जैसे अभी मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरे लिए एक अच्छा कैमरा या एक बढ़िया सा लैपटॉप अगर नहीं है तो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं जी नहीं सकता, मेरी लाइफ आगे बढ़ नहीं सकता वैसे, तो उस पर मैं इन्वेस्ट करूंगा, है ना। बाद में रही बात की, होगा कपड़ों का शौक तो सभी को होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितने होने चाहिए, है ना। एक बार एसेट बिल्ड कीजिए बहुत बड़े बड़े, फिर आप हर बार है ना नया कपड़ा पहन सकते हैं, आपका चॉइस है ना। तो मैंने दूसरा और क्या बना है, मेरे तत्व क्या बना है कि मैं हर महीना मेरा एक्सपेंसेस को रिव्यू करूंगा, हर महीना एक्सपेंस को रिव्यू करूंगा, और वो जो 2 प्रश्न है ना मैं पूछूंगा, क्या जरूरी है
या इसको कैसे कम कर सकते हैं, है ना। और क्या मैंने मैंने नियम बनाया है, मैंने एक नियम बनाया है कि जब एकदम हाई होता है ना सब कुछ चीजों का प्राइस, उस समय बाय नहीं करूंगा, है ना। जब हाई होता है तो बाय नहीं करना है, सिंपल है ना। तो आप ऐसे कुछ नियम बना सकते हैं। सेकंड, अभी बात क्या करते हैं हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ क्या है, ये हेल्थ अगर अच्छा है ना तो आदमी ना अपना फाइनेंस बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव कर सकता है ना। तो बोलते ना हेल्थ को कहा जाता है कि कोई भी मटेरियलिस्टिक एसेट से भी बहुत बड़ा एसेट है हमारा बॉडी, है ना। आप सोच के देखिए अगर जिंदगी भर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आता है ना, तो कैसा रहेगा, है ना। तो अगर आपको ये सेंसिबल लग रहा है तो आपको क्या करना है, लगना है आपका फर्स्ट हेल्थ गोल क्या चाहिए, जिंदगी भर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होने देना है। कोई मेडिकल प्रॉब्लम मतलब कौन से, डायबिटीज, बीपी, कैंसर, पीसीओडी, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, ये सभी ना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। और ये क्या करते हैं, आपके पॉकेट से पैसा निकालेंगे। सोचिए देखिए अगर आपकी फाइनेंस में आपने बहुत सारा पैसा सेव किया है और आप सेव करते हैं, समझो मान के चलिए, है ना। तो मान के चलिए अगर 55-60 एज में कोई बड़ा मेडिकल प्रॉब्लम आता है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे फैमिलीज का ना पूरा सेविंग निकल जाता है, होता है, आपने देखा ये सब एग्जांपल। तो क्या करना है, आपका जो सेविंग्स है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहला फिटनेस गोल जो रखना है और अचीव करना है वो है कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिंदगी भर। जिंदगी भर मतलब 80 उम्र तक, उसके आगे। दूसरा आपको आप देखिए कि मैं जो आपको हेल्थ गोल दे रहा हूँ ना वो आपको सेंसिबल लग रहा है। दूसरा गोल क्या होना चाहिए मालूम है, कि आपकी उम्र है 80 लेकिन आपका बॉडी का परफॉर्मेंस ना 40 जैसे। अगर आप 80 उम्र के हो लेकिन आप चलते फिरते सोचते कैसे लग रहे हो, आप कैसे फील कर रहे हो, 40 जैसे। मजा आएगा, है ना। लाइफ जीने का मजा भी आएगा। और आप सोच के देखिए कि 80 उम्र में शायद बीवी साथ में नहीं होगे, बच्चे साथ नहीं होंगे, शायद पैसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये आपका शरीर 40 जैसे परफॉर्म कर रहा है तो आप जिंदगी को ना नए से शुरुआत कर सकते हो। आपको जो चाहिए आप कर सकते हो, है ना। और दूसरा क्या है कि किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना है ना। तो लाइफ में सबसे बड़ा एसेट क्या है आपका, हेल्थ, है ना। अभी हेल्थ अच्छा करने के लिए ना जो हाई वैल्यू टास्क है ना वो दो ही है, एक है एक्सरसाइज और दूसरा है डाइट। देखो इसके साथ ना बाकी चीज भी महत्वपूर्ण है, जैसे नींद है, फिर फ्रेश हवा में घूमना है, अच्छी हवा लेना है, अच्छा खाना, सब कुछ है। लेकिन ये हाई वैल्यू टास्क है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ये दो नहीं करेंगे ना तो हमारा हेल्थ बेटर होने के लिए चांसेस नहीं है, कम भी नहीं है। ठीक है, तो हमको समझना क्या है यहाँ पे कि एक्सरसाइज करना है, कितना करना है। अगर आपकी उम्र है ना 40 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करना है। अगर 40 से ज्यादा है तो, अगर आप 40 से कम हो तो हफ्ते में क्या करना है, 6 दिन एक्सरसाइज करना है। कितने समय के लिए करना है, आप शुरुआत कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई बंदा है 30 साल का, जिंदगी में कभी एक्सरसाइज किया नहीं है, उसने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, एक बढ़िया सा बिगिनर लेवल का वर्कआउट निकालना है, जहाँ पे वार्म अप भी सिखाते हैं, वर्कआउट सिखाते हैं, एंड भी करना है। आपको उतना भी चैलेंजिंग लग रहा है तो क्या करना है, आप सवेरे उठने के बाद जो 12 स्टेप में सूर्य नमस्कार होता है ना, उसको मारना चालू है। कितना मारना है, 11 मारिए, 20 मारिए, 25 मारिए, शुरुआत कीजिए। ये सब कुछ है एक्सरसाइज। लेकिन ध्यान में रखिए कि वो एक्सरसाइज करने का तरीका भी सीखना है, सिर्फ करना नहीं है। मतलब पसीना आना गोल नहीं है, बॉडी को ना चैलेंज करना गोल है ना। तो अभी क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। जैसे मैंने बोला ना 5 to 6 डेज अभी से। अभी इसमें भी बहुत सारा बात करने लायक है, मैं जो आज नहीं करूंगा, है ना। क्यों मैं चाहता हूँ कि पहले एक छोटा सा स्टेप लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना मुझे मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ये पूछने के लिए सर एक्सरसाइज चलो किया, आगे कैसे बढ़ना है, उसको ग्रेजुअली प्रोग्रेस कैसे करना है, उसके लिए हम सेशन ले सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप क्या लेना है, शुरू कीजिए। और यूट्यूब पे सब कुछ है, सिर्फ डालना है बिगिनर लेवल वर्कआउट, ठीक है, एट होम वर्कआउट विद बॉडी वेट, वर्कआउट विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, वर्कआउट एट होम या वर्कआउट विदाउट जिम। आपको बहुत सारे वीडियोस दिखेगा और वो वीडियोस है ना बहुत सेंसिबल बनाए हैं, और उन्होंने बनाई ऐसे है कि वो आपको करना आसान हो, अच्छा लगे, इसलिए बनाया है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, डाइट में। तो डाइट में अभी देखो सबसे पहले ना डाइट के पीछे जो हमारा थिंकिंग है ना उसको करेक्ट करना है। डाइट का मतलब है ना कम खाना या
नॉन टेस्टी मतलब टेस्टलेस खाना ये नहीं है, गोल नहीं है। लेकिन अगर आप देखो कि हमारे समाज में ना डाइट बोलते ही लोगों के दिमाग में वही आता है, पहले क्या आता है, कम खाना या टेस्टलेस खाना, मतलब जिसको ना टेस्ट नहीं है वो खाना। ऐसा नहीं है। मैं पिछले 14 बरस से डाइट रन कर रहा हूँ और मेरी मेरी फैमिली और हम लोग पिछले 5 बरस से एक बहुत बढ़िया तरीके का डाइट है ना, जिसको नोबेल प्राइज मिला है, ऐसा डाइट हम फॉलो कर रहे हैं। और मेरी बेटियां है ना, दोनों वो भी एंजॉय कर रही है। क्यों कर सकती है? क्योंकि वो बहुत टेस्टी है। हमें मतलब हमें लगता ही नहीं कि हम डाइट कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि अभी हम सही तरीके से खा रहे हैं। तो उसको रेफरेंस पॉइंट रख के मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं हार्मोन्स के बारे में मैंने बहुत पहले बात की थी एक सेमिनार में, उसको ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये आज का ट्रेनिंग में हर एक ट्रेनिंग ना सिंपल रखे, तो मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। तो मैं अभी जो भी लिखूंगा डाइट में ना, वो कोई भी बंदा किसी भी एज का, किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम का हो, वो कर सकता है। अगर आपको लगा कि नहीं आपको गाइडेंस चाहिए कि मेडिकल प्रॉब्लम में करूँ या ना करूँ, कर सकते हैं या नहीं, मुझे आप मेल कीजिए, ठीक है। लेकिन क्या करना है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स लेस देन 120 ग्राम्स पर डे खाना है। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है समझ के लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आप लिख सकते तो लिखिए। कोई भी ग्रेन मतलब गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का मतलब मेस, है ना, और राइस, ये सब है ग्रेन्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। दूसरा क्या है कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑल स्प्राउट्स मतलब मूंग, मटकी, सीरियल्स, पल्सेस, दाल्स, दाल नहीं क्या, तूर दाल, हरभरा दाल, जो भी है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। और क्या कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जैसे मैगी, उपमा, पोहा, सूजी, साबूदाना, है ना, फिर इडली, डोसा, सांबार, वड़ा, आलू, है ना, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। अब आप ऐसे मत सोचिए कि अरे ये सब बंद करना पड़ेगा, नहीं। आपको क्या करना है, इसका प्रमाण कम करना है। और इसके अलावा जो खाना है ना, वो उससे भी टेस्टी है, ठीक है। तो पहले समझ ले कि ये कार्बोहाइड्रेट कम करना है, ठीक है। कितना करना है, दिन भर में 120 ग्राम। अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट ज्यादा है, मतलब आप 100 किलो, मतलब मैं 100 किलो से ज्यादा हूँ, तो अगर आपका वेट 100 किलो से ज्यादा है, तो आप कितना खा सकते हो, लगभग 180 ग्राम तक खा सकते हो दिन भर में, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है आपका वेट है ना 40 या 45 किलो, है ना, मतलब अंडर वेट हो, हाइट कम है आपका, ऐसा है, मतलब 50 के नीचे आपका वेट है, तो आप क्या कर सकते हो, 80 ग्राम तक खा सकते हो, है ना। तो इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखोगे ना, तो आप देखोगे कि आप एंजॉय भी कर रहे हो खाना, लेकिन आपका हेल्थ भी खराब नहीं हो रहा है। अब ये 80 ग्राम खा के खराब होगा, हाँ होगा, लेकिन आप अगर इसको कोई बंधन नहीं रखोगे, मतलब कोई लिमिट नहीं रखोगे, तो उससे बेहतर कभी भी है ना। सेकंड क्या करना है, आपको प्रोटीन खाना है। कितना खाना है, आपका बॉडी वेट इतना ग्राम्स में खाना है, इन ग्राम्स पर डे। समझ के लीजिए क्या है बॉडी वेट, मतलब अगर आप 60 किलो के हो, है ना, तो आपको दिन भर में ना 60 ग्राम प्रोटीन शरीर को जरूरत है। अगर आप एक्सरसाइज करो तो और ज्यादा चाहिए, लेकिन आप मान के चलते कि एटलीस्ट उतना तो खाइए। अगर आप ग्रोइंग हो, मतलब आपकी उम्र ना 22-23 साल से कम है ना, आपका शरीर ग्रो हो रहा है, तो आपको प्रोटीन की जरूरत है ना दुगनी है। मतलब अगर आप 60 किलो के हो, तो आपको कम से कम 120 ग्राम चाहिए। लेकिन हम वो भी नहीं मानते, चलो ठीक है, एक बेसलाइन रखते हैं कि अपने बॉडी का जितना वेट है उतना ही खाएंगे, ठीक है। तो अभी प्रोटीन कौन सा है ना, अगर आप प्रोटीन पाउडर खाते हो तो प्रोटीन है। वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन क्या है, प्रोटीन पाउडर है और पनीर है सिर्फ, वेजिटेरियन लोगों के लिए। टोफू, सोयाबीन, ये प्रोटीन उसको माना नहीं जाता, क्योंकि उसमें सभी एमिनो एसिड्स नहीं है। दूसरा, फिर नॉनवेज खाने वालों के लिए क्या है प्रोटीन, अंडा है, चिकन है, मटन है, फिश है, प्रॉन्स है, ये सभी चीजें आप खा सकते हो, है ना। कितना खाना है, आपको क्या करना है, आपको गूगल करना है और इन चीजों में कितना प्रोटीन है, मतलब 100 ग्राम अगर मैंने चिकन खाया या प्रॉन्स खाया या पनीर खाया, तो कितना ग्राम प्रोटीन मिलता है, आपको क्या करना है, गूगल करना है। गूगल पे ये एकदम आसानी से दिया है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उतना ग्राम खाना है, ताकि आपके बॉडी वेट इतना आपको प्रोटीन मिले, ठीक है। हाँ, आगे क्या करना है, आपको ना वेजिटेबल्स खाना है। अभी वेजिटेबल किसके लिए, मतलब विटामिन और मिनरल्स के लिए। जैसे हमारे बॉडी का नहीं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, मतलब प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स की जरूरत है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वो क्या है, विटामिन और मिनरल्स। तो उसके लिए क्या खाना है, आपको हरे कलर के, नहीं डार्क या लाइट कलर की सब्जियां खानी है, हरे कलर की, है ना।
कितनी खानी है? दिन में 6 से 8 बाउल पर डे। 6 बाउल किसके लिए? इनका वेट है ना 50 किलो है, इसके अंदर 6 बाउल खाइए, पेट भरा रहेगा। अभी देखो जो बंदा 50 किलो से कम है, इसका मतलब क्या है? वो एक्टोमॉर्फ है, मतलब बहुत ऊर्जा चलाता है, तो कितना भी खा वो पतला ही रहता है। तो उसके लिए तो 6 बाउल बहुत जरूरी है। 8 भी खा सकता है, ये ज्यादा खाने से नुकसान नहीं होता है। लेकिन आपका वेट अगर 100 किलो से ज्यादा है या 100 किलो है तो आप 8 खाइए। आपको लगता है आपका वेट 130 किलो है तो 10 खाइए। मेरा वेट 104 किलो है, मैं दिन में 1 किलो सब्जी खाता हूँ, 1 किलो, है ना? क्यों खाता हूँ? मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इतना करने के बाद भी पूरी नहीं होती वो, क्योंकि सब्जियों में कुछ नहीं है अभी, मतलब कुछ नहीं, ऐसे नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं, मेरा जो न्यूट्रिशनल गैप है ये पूरा करने के लिए मैं मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल भी लेता हूँ, है ना? तो ऐसे करके क्या करता हूँ, मेरे बॉडी को जो जरूरत है ना मैं दे रहा हूँ। अगर आप इस पे टिके रहे ना, आप ये ना 1 से 3 महीना करके देखिए, आपको इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा ना। आपको दिखेगा कि आपको फ्रेश लग रहा है, नींद कम आ रही है, रात को सोने के सवेरे उठने के बाद आपको अच्छा लग रहा है ना? स्ट्रेंथ रहता है। शाम को 4 बजे के बाद भी आप ना मेंटली और फिजिकली ना अलर्ट हो, काम करने के लायक हो। बहुत सारे फायदे हैं। आपको दिखेगा कि आपका टमी कम हो गया है, आपका बॉडी का जहां जहां फैट्स है ना उसका उसका साइज कम हो गया है, ये फॉलो करने के बाद। अब इसके साथ एक्सरसाइज करने की जरूरत है क्या? ये प्रोटीन के साथ कुछ नहीं। जो मिथ है ना कि अगर प्रोटीन खाना है तो एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है उसको पचाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि ये प्रोटीन है ना एकदम से चालू नहीं करना है। मतलब अगर आप दिन भर में कुछ भी प्रोटीन नहीं खा रहे हो तो पहले क्या कीजिए, अगर आपका वेट है 60 किलो, है ना, तो पहले ना 20 ग्राम खाना चालू कीजिए दिन भर में, 20 ग्राम। फिर एक हफ्ते के बाद उसको 40 ग्राम कीजिए। फिर तीसरे हफ्ते में क्या कीजिए, उसको 60 ग्राम कीजिए। उसको ग्रेजुअली बढ़ाइए, ठीक है? और ये बॉडी एडप्ट करने के लिए थोड़ा समय लेता है, कुछ दिक्कतें करेगा, करते जाइए। मतलब आपने पनीर खाया, अंडा खाया तो पेट फूला फूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीजिए, है ना? और क्या कीजिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, है ना? और शांत रहिए। बॉडी क्या करता है, उस प्रोटीन को बचाने के लिए जो एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं ना, उस एंजाइम्स को बनाने की प्रक्रिया समझ रहा है वो। क्या होगा, आपने इतने सालों से खाया नहीं है प्रोटीन उस मात्रा में, तो उसको अचानक से आप दोगे ना तो उसको समझ में आता नहीं है बनाने का, तो वो समय लेता है समय। लेकिन अगर आपने खाना बंद कर दिया तो बॉडी अडेप्ट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, खाना चालू रखना है, चालू रखना है, चालू रखना है, ठीक है? और वो अंडा खाओगे ना तो अंडे का जो अंदर येलो है ना उसको भी खाना है। तो आपको क्या करना है, आजू बाजू किसी का सुनना नहीं है। मैं पिछले 14 बरस से डाइट डिजाइन कर रहा हूँ और ये प्रूवन है कि उससे कोई नुकसान नहीं होता। एक्चुअली वो बेनिफिशियल है अंडे का येलो, है ना? उसके ऊपर बात करने के लिए मुझे 1 घंटा लगेगा, शायद आज नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, अंडे का येलो भी खाना है, ठीक है? स्पाइसेस के बारे में बात करेंगे तो स्पाइसेस बिंदास इस्तेमाल कीजिए, है ना? मतलब जो भी स्पाइसेस लग रहा है, हल्दी लग रहा है, जीरा, है ना, जो भी है स्पाइसेस, दालचीनी है, मतलब सिनेमन है, और जो भी है ना, तो उसको बिंदास इस्तेमाल कीजिए। उसका और वजन बढ़ाने और कम करने का कोई कनेक्शन नहीं है। तो स्पाइसेस आते हैं, मिनरल्स में आते हैं और विटामिन में आते हैं, तो बिंदास इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? तो ये हो गया आपका हेल्थ, है ना? अभी हेल्थ में क्या होता है, जब आप डाइट चालू करते हैं ना, कोई भी डाइट, तो जैसे ही हम हमारे खाने के चॉइसेस में बदलाव करते हैं ना, तो हमारा साइकोलॉजी क्या होता है मालूम क्या? हमको ऐसे लगता है कि कोई कोई मुझ पे जबरदस्ती कर रहा है, या लगता है कि बाबा कंफर्टेबल नहीं है। हमारा माइंड ना अलग अलग थॉट्स निकलता है। तो उसमें क्या करना है, आपको ये डाइट चालू, कोई भी बदलाव लाते हैं ना, तो उसको 6 दिन है ना आपको एकदम सीरियसली करना है, मतलब 100% करना है। और 7वें दिन क्या करना है, एक वक्त का खाना है ना, नाश्ता या दोपहर का खाना या रात का खाना, क्या करना है वहां पे चीट करना है। चीट मतलब जो चाहिए वो खाना है, और ज्यादा मात्रा में खाना है। क्यों खाना है ज्यादा मात्रा में मालूम है? क्योंकि अगर आप ज्यादा मात्रा में खाते हैं ना तो अगले 6 दिन के लिए ना आपका ना कंट्रोल रहता है आपकी सोच पे, थिंकिंग पे, इमोशंस पे। अगर आप ये चीट मील नहीं करते हो ना, तो आप देखोगे आप उसको अवॉइड करो ना खाने में अच्छी अच्छी चीजें। और फिर क्या होता है, 6 दिन 7 दिन 10 दिन बाद क्या होता है, कोई आपके सामने कुछ लेके आता है तो आपका कंट्रोल जाता है और आप उसमें हाथ डालते हो और खा लेते हो। अगर वो नहीं करना है ना, जैसे मुझे मीठा बहुत पसंद है ना, मैं क्या करता हूँ 7वें दिन पे ना 1 किलो चमचम मैं अकेले खुद खाता हूँ, 1 किलो चमचम। और वो आराम से खाता हूँ, आराम से खाता हूँ, मजा ले लेके। तो जब मैं उसको आराम से खाता हूँ तो मेरा पेट भी भरता है और मेरा मन भी भरता है, मतलब मेरा सटाइटी अचीव होता है। अब अगले 6 दिन के लिए अगर कोई मेरे सामने कुछ भी लेके आए, है ना,
है ना, तो मेरा कंट्रोल ज्यादा नहीं है, मतलब उसको आराम से बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं ठीक है, और दिल से मेरा इमोशंस बिल्कुल खराब नहीं होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वापिस 7वें दिन पे मुझे मिलने वाला है खाना। तो अगर ये चीज आप ठीक से करते ना तो 6 दिन ना आप कंट्रोल पे रहोगे, अगर ये ठीक से नहीं करते ना तो कंट्रोल जाएगा। तो पूरा हेल्थ से कनेक्शन क्या है, ये चीट मील है। और दूसरा, जो लोग ना एक्सरसाइज करते हैं ना कोई तरीके का एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उनका मेंटल बाइसेप ना स्ट्रांग होता है। मेंटल बाइसेप इसका मतलब क्या, वो मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए वो फिसलते नहीं है बार बार खाने के मामले में। तो जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है ना वो डाइट कर सकता है, जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर सकता, थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, मतलब उसको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक्सरसाइज मतलब क्या है, अब अगर वॉक भी करते हो ना तो दैट इज एक्सरसाइज राइट नाउ, मतलब आपका मेडिकल प्रॉब्लम को कंसिडर करके। ठीक है, नेक्स्ट एरिया क्या है, रिलेशनशिप, है ना। तो रिलेशनशिप आपको समझना क्या है कि क्या रिलेशनशिप मतलब क्या। अभी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आप उस व्यक्ति के साथ जो आपका नाता है ना, जहाँ पे, तो अगर वो व्यक्ति नाराज होता है या वो व्यक्ति आपके प्रति प्यार जाहिर नहीं करता या नहीं है, तो उससे आपको फर्क पड़ता है, वो रिलेशन को आपको संभालना है। मेरा बॉस है ना मुझसे ठीक से बात नहीं करता है, अगर आपको लगता है कि उससे आप डिस्टर्ब होते हो तो वो रिलेशनशिप भी जरूरी है ना। आपके बाजू वाला ना आपको देखिए हंसता नहीं है आते जाते समय, तो देखिए आपको जरूरी है या नहीं है ना। जो रिलेशनशिप अगर जहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती है तो आपका फीलिंग्स खराब होता है, मैटर करता है, तो उसको कहते हैं रिलेशनशिप, और उसको संभालना कैसे हम समझते हैं। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो जहाँ पे नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, वो होते हैं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, जो लोग मैरिड है ना। अभी आजकल तो जो मैरिड नहीं है ना, जो नहीं कि बैचलर्स है, उनके कोई ना कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वो भी हस्बैंड वाइफ जैसे झगड़ा करते हैं। सोच के देखिए, बहुत मुश्किल हो गया आजकल, है ना। तो दोनों जगह पे सेम प्रिंसिपल है। तो रिलेशनशिप अच्छा, इसका मतलब क्या देखना है, नहीं मतलब अगर मैंने आपको पूछा कि आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अभी मैंने अगर ये औरत को पूछा ना अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो क्या बोलती है औरत, मन में मैं कुछ बोलूं नहीं फिर भी उसको समझ में आना चाहिए, मतलब उसको भगवान बनना पड़ेगा, इम्पॉसिबल है ना। और अगर मैंने जेंट्स को पूछा कि अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसका मतलब क्या है, तो वो क्या बोलता है, मैं कुछ भी करूं उससे समझ के लेना चाहिए, मतलब उसको भी भगवान बनना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब वो कुछ भी गलत करे उसको समझ के लेना पड़ेगा। तो ये राइट डेफिनेशन नहीं है। पुरुष और स्त्री ना अलग अलग दिमाग के होते हैं, उनका दिमाग का वायरिंग अलग होता है, और वो अलग अलग चीजें जिंदगी में देखते हैं। जैसे अगर कोई गिफ्ट देता है, गिफ्ट एक जेंट्स को गिफ्ट देता है ना, या लेडीज को गिफ्ट देता है, तो लेडीज क्या करती है, वो देने वाले इंसान का ना इमोशन देखती है, कितना याद से दिया है, कितना बढ़िया पैक किया है, उसपे कितने अच्छे वर्ड में लिखा है, कितना अच्छा रेबिन है, कितना अच्छा उसका डिजाइन पेपर है, वो सब इमोशन देखती है, और किस तरह प्रेजेंट किया है सबके सामने, क्या वर्ड इस्तेमाल किए, वो लेडीज देखती है। जेंट्स को अगर गिफ्ट दे तो क्या करता है मालूम है, वो जेंट्स गिफ्ट खोलता है और उसको उठा के नीचे देखता है प्राइस क्या है ना, अलग अलग दिमाग है ना। आप देखो कि जेंट्स कैसा होता है, जेंट्स को ना हीरो बनना पसंद है, मतलब कुछ भी बोलो वो सोल्यूशन बताएगा, कुछ भी प्रॉब्लम बोलो सोल्यूशन बताएगा। और लेडीज, आप लेडीज देखोगे ना, तो उनको क्या करना है, वो प्रॉब्लम के साथ उन्होंने कैसे जूझा, मतलब कैसे उसको फेस किया, ये बताना पसंद है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, वैसा प्रॉब्लम आया और ऐसे से हो गया, मैंने ये ऐसा किया, वो बताना पसंद है उनको, है ना। लेडीज रोते हैं, जेंट्स रोते नहीं है, लेडीज को कुछ भी हो जाए रोते रहते हैं, अलग दिमाग है। अब देखो लेडीज को ना कुछ भी सवाल करो कि ऐसे क्यों ऐसे क्यों, उनका एक ही आंसर होता है, मुझे पता नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं, है ना। तो अलग है। और आप जेंट्स को पूछिए, सब मालूम है, विराट कोहली का मालूम है, तेंदुलकर का मालूम है, बच्चन का मालूम है, पॉलिटिक्स का मालूम है ना, डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर, सब मालूम होता है जेंट्स को, है ना। तो ऐसे अलग दो दो लोग हैं, मतलब दो अलग लोग हैं, दो अलग दिमाग है, और वो जिंदगी में दो अलग अलग चीजें देख रहे हैं, इसलिए इनमें अंडरस्टैंडिंग या मिलाव होना मुश्किल है। लेकिन आपको ये सोचना है कि ये दो अलग क्यों भगवान ने बनाए हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को ना कंप्लीट करते हैं, है ना। जैसे होता है ना सॉकेट होता है जहाँ पे हम पिन डालते हैं, मेल और फीमेल, वैसे, है ना। तो अभी देखो हस्बैंड वाला रिलेशन देखा जाए ना तो एक लायबिलिटी है, लेकिन अगर उसको ठीक से सोचते हैं, ठीक से आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपको अगर समझ में आएगा कि एक दूसरे के साथ ना कंपटीशन नहीं करना है, एक दूसरे को कंप्लीट करना है, तो ये बन जाएंगे क्या, एसेट। तो क्या देखना है रिलेशनशिप में, सबसे पहला देखना है कि रेस्पेक्ट है क्या,
उसके बाद देखना है लव, और अगर लव है तो केयर आएगा, बहुत जरूरी है। देखो लव नहीं है इंपॉर्टेंट अभी, सबसे पहले अगर लव है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है, तो लव रहेगा तो आदमी क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव रहेगा तो कुछ गड़बड़ी हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, ठीक से बताना मुश्किल हो गया है, तो क्या होता है, झगड़ा होता है, झगड़ा होता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, अगर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है तो गलत वर्ड्स निकलते हैं, टोन चेंज होता है। लेकिन अगर लव के पहले रिस्पेक्ट है उस इंसान के प्रति, तो आदमी क्या करेगा, रिस्पेक्टफुली उसी सब्जेक्ट पे बात करेगा। जनरली देखो जब हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं तो वो झगड़े का एंड क्या होता है, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, तुम्हारे सब लोग ऐसे हैं, तुम लोगों ने शादी में भी कुछ नहीं किया, नहीं सब कुछ निकल जाता है। क्यों निकलता है, क्योंकि रेस्पेक्ट नहीं है ना। तो सब पहले समझना क्या है कि सबसे पहले कोई रिलेशनशिप में क्या चाहिए, रेस्पेक्ट, इसके बाद लव चाहिए, और अगर लव होगा ना तो केयर होगा। देखो हम रास्ते पे जाने वाले इंसान का केयर नहीं करते क्योंकि वहां लव नहीं है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो, आपको हेल्प करना पसंद है, तो आप केयर करोगे, लेकिन उसको भी लिमिट है ना। लेकिन अगर आप इससे प्यार करते हो तो उसको आप ऐसे केयर करते हो जब तक वो पूरा केयर लिया जाता नहीं तब तक केयर करते हो, आप छोड़ नहीं देते हो बीच में। लेकिन पहला क्या चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। आपको ये भी समझना है कि कुछ चीजें हैं जहाँ पे आप ना एग्री नहीं करोगे, मतलब मेरे वाइफ के कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो मुझे पसंद नहीं है ना, लेकिन हम दोनों क्या कि ये एक पॉइंट पे आए हैं कि जो तुम्हारी चीजें मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो किसी को ना नुकसान नहीं देते हैं और घर का एनवायरनमेंट खराब नहीं करते हैं तो इट्स ओके, मैं एग्री करूंगा। जो मेरे कुछ चीजें हैं जो मेरे वाइफ को पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो किसी को नुकसान नहीं देते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं, तो मेरे वाइफ ने उसको भी एग्री किया। तो क्या समझना है, आपको डिसएग्रीमेंट में भी एग्री करना है दोनों को। तो पहले आपको बात करना है एक दूसरे से, बात करने से समझ में आता है, और ये एक बार नहीं बहुत बार बात करने से होता है, और ये बातें मतलब कंप्लेन नहीं, ठीक है। तो अभी अगर ये एरिया अच्छा करना है, ये तीन जो चीजें चाहिए, तो क्या है हाई वैल्यू टास्क, उसको कहते हैं कन्वर्सेशन। कितना करना है, वीकली वंस, हफ्ते में एक बार करना है। एक होता है मोनोलॉग, एक आदमी बात करता है सब लोग सुनते हैं, दूसरा होता है डायलॉग, दोनों बात करते हैं, झगड़े करते हैं, है ना, मेरा मेरा तेरा तेरा, है ना। और एक तीसरा तरीका है बात करने का, उसको बोलते हैं कन्वर्सेशन। मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं बिना कंप्लेन किए, बिना एक दूसरे को ब्लेम किए, और उसमें रोजमर्रा की बातें नहीं करते कि बच्चों की पढ़ाई हुई क्या, खाना हो गया क्या, लाइट बिल भर दिया क्या, सिलेंडर बुक किया क्या, किताबें आ गई क्या, उनको कवर डाल दिया क्या, ये बातें नहीं करना है। तो अभी इसके इसके अलावा क्या बात करना है, वो जो बातें जो आपने कोर्टशिप में की थी, है ना, एंगेजमेंट होने के बाद शादी होने तक कैसे बात करते थे लड़का लड़की, बस वैसे ही बात करना सीखना है वापस, जो आप भूल गए। शायद वो लेडीज भूलती नहीं है लेकिन जेंट्स भूल जाता है, तो आपको सीखना है, वो वापस लाना है। तो वैसे बात करना है, उससे क्या होता है कि बात करते समय ना आपको मौका मिलेगा जेन्युइनली अप्रिशिएट करने का, शायद हस्बैंड को मिलेगा, शायद वाइफ को मिलेगा। तो क्या करना है, मौका लेना है, अगर उस बातों में कुछ अच्छा दिखता है तो जेन्युइनली बोलना है कि अरे वाह वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया चीज है आप में। हम लोग अप्रिशिएट करना भूल गए हैं। अब क्या करें, अभी हमारी जो थॉट प्रोसेस कैसे बन गई है, हम ना हर इंसान में ना गलतियां ढूंढते हैं, इसलिए अच्छा कुछ दिखता नहीं है, और अच्छा दिखता नहीं तो अप्रिशिएट क्या करेंगे। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे चेंज करना है, ये चश्मा चेंज करना है, और देखना है कि अच्छा क्या है, और वो अच्छा आप देखना चालू करते हैं ना, तो आपको अप्रिशिएट करना आसान हो जाएगा। अगर आप इसको जीवन शैली बनाते हैं ना, तो ये रिलेशन और बेहतर होगा। कितना बार करना है, हफ्ते में एक बार, मतलब क्या करना है, हफ्ते में एक बार एक्सक्लूसिव 2 3 या 1 घंटा जो भी है आपके पास, वो निकालना है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है ना उसको बाहर लेके जाना है, खुशी खुशी, बिना गुस्सा किए झगड़ा किए, और उनके साथ बैठना है। अगर उस बंदा या बंदी को खाना पसंद है तो वहां पे खाना अरेंज करना है, अच्छा एनवायरनमेंट लेके जाना है, और बातें करना है। क्या बातें करना है कि कैसी हो आप, जो भी करो उसको अप्रिशिएट कीजिए, है ना, और अब बताइए कि मेरी क्या क्या गलती होती है, मुझे बताइए, मैं उस पर इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। अब बोलिए। इसका मतलब ये नहीं कि बीवी आपको सब गलतियों का लिस्ट देगी और आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बात तो कीजिए, पहले जान तो लीजिए कि वो क्या चाहती है। अगर वो कुछ उनकी जो चाहते हैं अगर वो गलत है तो उनके ऊपर बात कीजिए, समझाइए। अगर बीवी बोलती है कि मुझे हर महीना 10,000 का ड्रेस लेना है, आप लेते नहीं हो इसलिए मुझे गुस्सा आता है, तो आप बताइए कि आपके फाइनेंसेस क्या है, कितना लगता है घर में,
क्या क्या जिम्मेदारी है, और बताइए कि बाबा ये हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो बात करोगे ना तो सी फीमेल से ना अगर आप उनको समझाओगे ना, ये बहुत कोऑपरेटिव है। अगर उनको लगा ना कि प्यार दे रहा है ना हस्बैंड, तो वो सब कुछ है ना एडजस्ट करने को तैयार है। अगर प्यार नहीं है तो वो पैसा मांगेंगे, प्यार नहीं है, टाइम नहीं दे रहे तो पैसा चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि कैसा होना चाहिए। तो ये चीज से ना बहुत फर्क पड़ता है, मेरे लाइफ में बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। आप भी कर सकते हो, है ना। इसमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, है ना, लेकिन आपको समझना है कि हफ्ते में एक बार करना है। और दूसरा क्या होता है कि घर में कुछ चीजें ऐसे होती रहती है कि जब आप क्या करते हो, देखते रहते हो, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, और आप बोलते हो कि नहीं बाद में बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। और एकदम से क्या होता है, वो इतनी बढ़ जाती है कि आप ना पूरा बोलते क्या गुस्सा करते हो, ऊंची आवाज में बात करते हो, है ना, गालियां देते हो, या कुछ ना कुछ होता है, बोलते ना बॉम्ब है ना ब्लास्ट हो जाता है। और उस समय क्या होता है, घर का एनवायरमेंट पूरा खराब होता है, आपके दिमाग का एनवायरमेंट खराब होता है। तो ऐसा क्यों होता है मालूम है, क्योंकि ना आप है ना उसको ना बेयर करते रहते हो उस चीजों को जो आपको पसंद नहीं है, और फिर वो इतना बढ़ जाती है कि वो ब्लास्ट होता है। अगर ये नहीं होना चाहते, आप चाहते कि ये नहीं हो घर में, तो क्या करना है, एक मीटिंग है, उसको बोलते हैं मेरी गलती है। इसको मराठी में मैंने नाम दिया है कि माझं काय चुकतंय। तो वहां पे मैंने पूछा है कि माझं काय चुकतंय, लेकिन इस हिंदी में लिखते समय मैंने बोला है कि मेरी गलती है, मतलब मेरी गलती है ये मानकर ही फैमिली को एक साथ बैठना है हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार बैठना है एक साथ। और क्या करना है, जो घर में सबसे बड़ा है, डिसीजन मेकर है, वो क्या करेगा, अपने पिछले हफ्ते में उन्होंने क्या क्या गलती की ना, वो जस्ट उसको एक्सप्रेस करना है। कोई उसको छोटा नहीं बनाएगा, लेकिन एक्सप्रेस करना है, अरे मेरी ये गलती हो गई थी, इस पे मुझे काम करना है ना। फिर आप अगर ऐसा डिस्कस करते हो तो आपकी वाइफ भी करेगी, बच्चे भी करेंगे, है ना। एक 3-4 मीटिंग में आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्कस करना है। लेकिन ये मीटिंग हफ्ते में एक बार है ना, फिक्स है, उसके लिए अलग किताब बनानी है जहाँ पे ये पॉइंट्स लिखना है। और ये मीटिंग के पहले आपको ध्यान रखना है कि जो जो लोग इस मीटिंग में बैठे हैं घर में, उनका मूड अच्छा होना चाहिए। अगर उनका मूड खराब है ना, तो ये मीटिंग को लोग नहीं आएंगे और उसका फायदा नहीं होगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो उस मीटिंग के पहले उनका मेंटल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। कैसा होता है एनवायरनमेंट, आप उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट कीजिए, अच्छी चीजों को देखिए, उनको बोलिए बच्चों को कि आप में ये अच्छा है, और फिर मीटिंग चालू कीजिए। और जब वो बच्चे देखते हैं ना कि वो आप पिताजी भी अपनी गलतियां बता रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, तो बच्चे भी खुद की गलतियां बताते हैं, तो आपको उनको गलती बताने की जरूरत नहीं है। और ये सबसे बढ़िया तरीका है। मतलब नहीं तो अगर आप एज ए पेरेंट्स आप और उनको बोलते रहोगे ना गलतियां, तो आपसे दूर चले जाएंगे। और जब बच्चे ना पेरेंट्स से दूर होते होते जाते ना, है ना, तो वो ज्यादा बड़े प्रॉब्लम में फंसने के चांसेस है। अगर उनको पिताजी और या माताजी ना फ्रेंड करके नहीं मिलते ना, वो बाहर फ्रेंड ढूंढेंगे, और बाहर के लोग अच्छे नहीं मिलेंगे, है ना। ये तो एक दुखी दुखी दिमाग है ना, क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो वो आदमी क्या करता है, नेगेटिव फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करता है। बहुत रेयर है, अगर बहुत भगवान की कृपा है आपकी फैमिली पे, तो शायद आपका बच्चा नेगेटिव है, दुखी है, फिर भी अच्छे लोग उनको मिलेंगे, लेकिन बहुत रेयर है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये माइंड क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, है ना। ये मीटिंग बहुत जरूरी है। ये मीटिंग को ना अच्छा एस्टेब्लिश करने के लिए आपको क्या करना है, 4 से 6 हफ्ते, मतलब 6 मीटिंग है ना, सिर्फ बात कीजिए, अपनी गलती बताइए, शायद कोई बताएगा नहीं, इट्स ओके। एक समय आएगा जब बाकी लोग भी बोलेंगे हाँ मेरी ये गलती है। आप एडवाइस पूछिए कि ये गलतियां हो रही है, क्या करूं मैं। जब आप एडवाइस पूछते हो ना, सजेशन लेते हो ना, तो वो भी आपको पूछना चालू करेंगे। थोड़ा समय लीजिए, ठीक है। तो हफ्ते में एक बार ये करना है, हफ्ते में एक बार ये करना है। अगर ये दो चीज करते हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होगा। दूसरा क्या करना है, अभी हफ्ते में ये एक बार करना है, इसका मतलब पूरा हफ्ता आपको उनको गाली देना, करने का, उनके जो अच्छी चीजें नहीं उनपे उनको स्पॉट करना, ऐसा नहीं करना है ना। जो अच्छा नहीं है ना, लिख के रखिए और उस मीटिंग में डिस्कस कीजिए अच्छे टोन से। अभी ये रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या मालूम है, क्या हमारा टोन है। मतलब देखो, मुझे वो समझ में नहीं आता है क्या कि मेरा टोन है, मेरा चेहरा देखो, तो क्या होगा, वो बुरा मानेगा। अब देखो मेरा टोन और चेहरा देखो, उनको समझ में नहीं आता, कितनी आसान चीज है। अब बुरा नहीं लगेगा। तो हमारा जो टोन है ना, ये 50% है ना, चीजें कम्युनिकेट करता है। तो इस टोन पे क्या करना है, हमको कंट्रोल लाना है। बात वही करना है, स्टैंडर्ड वही रखना है, करना है, बताना है गलत हो रहा है तो, लेकिन टोन अच्छा रखना है। अगर आप टोन अच्छा रखोगे ना, तो बात का बतंगड़ कभी नहीं होगा, है ना। लोग समझेंगे, जो आपको कहना है वो समझेंगे।
अभी मैं कैसे बता सकता हूँ आपको मालूम क्या? क्योंकि ये सारे गलतियां मैंने की है। अब मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये सब मेरे लाइफ में मैंने गलतियां की है और मैंने सीखे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या? आपको जिंदगी को देखने का नजरिया कैसे, पॉजिटिव है नेगेटिव है। आपको लोगों का देखने का नजरिया कैसे, मतलब आप देखते हो कि लोगों को कि बाबा नहीं ये इंसान मेरे से बात कर रहा है, इसका कुछ तो फायदा है, आप ऐसे देखते हो? या एक इंसान जब बात करता है तो आप क्या देखते हो कि एक अच्छा इंसान है? नजरिया अच्छा करना है। दूसरा क्या है स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? आप समाज को क्या दे रहे हो, है ना? देखो, मैं बात नहीं कर रहा हूँ पैसे की, मैं बात कर रहा हूँ बिना पैसे के भी आप बहुत कुछ दे सकते हो समाज को। जैसे आज मैं आपको पैसे नहीं बांट रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपर्टीज और मेरे लाइफ में जो मैंने गलतियां की ना, उससे जो मैंने सीखा है ना, मैं आपसे बांट रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअलिटी है। आप देखिए, इस समाज को ना सबसे पहला अगर कुछ चाहिए जो देना चाहिए हमें, वो क्या है? खाना। इंडिया में 70% लोगों के पास, लोगों को ना 3 वक्त का खाना नहीं मिलता है। अगर हो सके तो आप खाना खिलाइए, और उन लोगों को खिलाइए कि जिनको नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पहचान वाले लोगों को घर पे खाने पे बुलाते हैं, जो ऑलरेडी अच्छा खा रहे हैं उनको नहीं, जिनको मिल नहीं रहा है उनको दीजिए, है ना? स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या दे सकते हैं? अच्छा स्माइल दे सकते हैं। आप देखो, कंपनी में आप जब जाते हो ना, तो कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, लिफ्ट में सब लोग खड़े होते हैं, लिफ्ट में एक भी इंसान एक दूसरे को देखता नहीं और हंसता नहीं है, सब ऐसे रहते सीरियस। ऐसा करके नहीं चलेगा, लाइफ अच्छा नहीं होगा, है ना? लिफ्ट से ऊपर जाओगे लेकिन लाइफ बढ़िया नहीं होगा। तो लोगों से बात करो, हेलो करो, हाय माय नेम इज अमित। आप आपको भी मैंने बहुत बार देखा है इस मॉल में, आप क्या करते हैं, यहाँ जॉब करते हैं क्या? बात कीजिए, हाय हेलो कीजिए, है ना? जेंट्स जेंट्स से बात कीजिए, लेडीज लेडीज से बात कीजिए, कुछ अलग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? स्माइल कीजिए, जेंट्स जेंट्स को स्माइल दीजिए, लेडीज को नहीं। किसी को एक हेल्पिंग हैंड दीजिए। देखिए क्या कहाँ पे आपके आसपास, जब आप आपके खुद से बाहर निकलोगे ना, वो सोशल मीडिया से, है ना, व्हाट्सएप यूट्यूब से बाहर निकलोगे, गानों से बाहर निकलोगे ना, तो आपको लगेगा कि आसपास है ना बहुत लोगों को आपकी हेल्प की जरूरत है। वो चाहते हैं कि आप स्माइल कीजिए, वो चाहते हैं कि आप हाय हेलो कीजिए, वो चाहते हैं कि कोई तो बोले इसे लुक्स भी देना चाहिए, वाओ, दिए, उसको अच्छा लगेगा। किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट कीजिए, किसका हेयर स्टाइल अच्छा है बोलिए हेयर स्टाइल अच्छा है, किसी का घड़ी अच्छा है बोलिए बहुत बढ़िया घड़ी, किसी का स्ट्रक्चर अच्छा है बोलिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आपका टी शर्ट अच्छा है ना? आप बहुत, अगर लेडीज को अप्रिशिएट करना है तो आप अच्छी दिखती हो मत बोलिए, आप बोलिए कि बाबा आप बहुत अच्छा खुद को कैरी कर रहे हो, आप खुद को बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हो, आप पे ये ड्रेसिंग सेंस जचता है आपके ऊपर, बोलिए, अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएट करने के बाद शायद उसको फायदा कुछ हो या नहीं हो, लेकिन आपके अंदर का एनवायरनमेंट है यहाँ पर, यहाँ एकदम बढ़िया बन जाएगा ग्रो करने के लिए। और ये फ्री में है, फ्री में है, कीजिए। तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी। एंटरटेनमेंट। अभी एंटरटेनमेंट के बहुत तरीके। देखो, मैं एंटरटेनमेंट जब बात करता हूँ ना, तो मैं एडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। एंटरटेनमेंट मतलब जो चीजें करने से मुझे खुशी मिलती है, मजा आता है, दैट इज एंटरटेनमेंट। लेकिन आज जो लोग कर रहे हैं ना, वो एडिक्शन है। मतलब सिगरेट पी पी के, अभी सिगरेट मतलब मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, सिगरेट पी पी के क्या मजा आता है? हेल्थ खराब हो रहा है ना? उसको एडिक्शन बोलते हैं, है ना? तो मैं बात कर रहा हूँ एंटरटेनमेंट एज एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ, आपकी जिंदगी का एक बहुत जरूरी पहलू है या एक एरिया है उसके हिसाब से। तो आप देखिए क्या चीज करने से, मतलब इंडोर, आपको क्या करना है, लिस्ट ही करना है। इंडोर में अगर मैं ये चीजें करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, आउटडोर में अगर ये चीजें करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। तो इंडोर में मेरी क्या चीजें हैं जो मुझे पसंद है, जो मुझे खुशी देती है ना? सबसे पहला क्या है, मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है, और किताब पढ़ते पढ़ते कॉफी बहुत पसंद है मुझे। मुझे इंडोर में और क्या पसंद है, मुझे लैपटॉप पे ना कुछ ऑनलाइन ना दिमाग पे जोर डालने वाले गेम्स है ना, वो मुझे पसंद है ना? तो मुझे देखो वर्ड्स का कुछ बनाना है, वर्ड वाइप करके गेम है, मुझे पसंद है वो। तो मैं वो खेलता हूँ, कितना 10 मिनट 15 मिनट वो खेलने से मुझे बहुत मजा आता है। मुझे एवेंजर्स, एक्शन, साइंस फिक्शन मूवी देखना पसंद है, मैं रिपीट रिपीट देखता हूँ, मुझे पसंद है वो। तो वो मेरे इंडोर है। मुझे ना यहाँ पे ना कुछ टीम बिल्डिंग गेम्स है, ग्लास के गेम्स है, मेरे बच्चों के साथ में कुछ क्रिएटिव गेम्स मैंने डिजाइन किए, वो खेलना पसंद है। मुझे डम शराज खेलना पसंद है, मुझे ना गानों पे डांस करना पसंद है। मैं प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पसंद है, मुझे शर्म नहीं आती मैं अगर गलत भी डांस करता हूँ तो मैंने क्या किया, मेरे लिस्ट निकाली है इसकी, मेरे वेज ऑफ एंटर, मेरे तरीके एंटरटेनमेंट करने के खुद को। फिर मैंने बाहर का निकाला, बाहर का क्या है, हाँ मुझे घर में ये भी पसंद है, अच्छे अच्छे रेसिपीज खाना पसंद है।
है ना। मुझे मेरे वाइफ को अप्रिशिएट करना बहुत पसंद आता है ना, उसको देखते बैठना बहुत पसंद आता है। ये सब चीजें मैं करता हूँ घर पे। बाहर क्या है, मुझे बाहर है ना माउंटेन क्लाइंबिंग, है ना, या फोर्ट क्लाइंबिंग, बाइक कार लॉन्ग ड्राइव जाना, बाहर जाके वर्कआउट करना, सैंड में स्विमिंग करना, नेचर में बैठना, टेंट बना के बैठना, बारिश में भीगना, है ना, या रेस्टोरेंट में जाके 5 स्टार में खाना खाना, है ना। सब बहुत सारी चीजें मैंने लिस्ट निकाली। उससे एक फायदा क्या होता है, मैं खुद को सही तरीके से एंटरटेन कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देखिए अभी हर एक एज के हिसाब से ना एंटरटेनमेंट का फ्रीक्वेंसी बदलेगा। क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो दिन भर एंटरटेनमेंट नहीं करता है, उसमें वो सोता है और खाता है। तो सोना और खाना एडिशनल एक्टिविटी होता है, वो क्या करता है, खुद को एंटरटेन करता है। अगर आप कॉलेज में है तो शायद आपका ज्यादा मन करता है एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा। अभी जो बंदा नहीं, मैरिड है, बच्चे है, लाइफ के बारे में सीरियस है, ग्रोथ के बारे में सीरियस है, सक्सेसफुल होना चाहता है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए फ्रीक्वेंसी में, मैं आपको बताऊंगा क्या होना चाहिए। हफ्ते में एक बार, वीकली वंस, कितना, 3 घंटा या 2 घंटा वॉट एवर, आपको क्या करना है, एंटरटेन करने के लिए आपको एक ना टाइम ब्लॉक करना है हफ्ते में एक बार। और उस समय आपको क्लियर मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है एक्टिविटी, ताकि आपको खुशी मिले। दिन भर एंटरटेनमेंट करोगे ना, या रोज एंटरटेनमेंट करोगे ना, तो आपका दिमाग है ना ग्रोथ की तरफ कभी नहीं रहेगा, वो आपको बार बार डाइवर्ट करता है। मतलब मुझे जाना है इस तरफ और मेरा एंटरटेनमेंट मुझे लेके जा रहा है इस तरफ, एंटरटेनमेंट मेरी नींद मेरा टाइम पास इधर लेके जा रहा है, तो बार बार मैं यहाँ जाके फिर यहाँ जा नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, हफ्ते के 6 दिन इस दिशा में जाऊंगा, ग्रोथ की दिशा में, और हफ्ते में फिर एक दिन में एंटरटेन करूंगा, अच्छा फील करूंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा, और नए जोश से नए हफ्ते में काम करूंगा। ठीक है, तो ये 5 एरियाज अगर आप इस तरह डिजाइन करें। देखिए अगर आप ना कॉलेज गोइंग है, 11th 12th ग्रेजुएशन के 3 सालों में कुछ तो है, और आपको एंटरटेनमेंट बहुत पसंद है, फ्रीक्वेंसी क्या कीजिए, वीकली वंस ना 3 घंटा कीजिए, और डेली है ना ओनली 30 मिनट्स। फिर 30 मिनट्स को डिवाइड कीजिए, 10 मिनट सवेरे व्हाट्सएप फेसबुक, 10 मिनट दोपहर में व्हाट्सएप फेसबुक, और 10 मिनट रात को व्हाट्सएप फेसबुक, और फिर वीकेंड को ना 3 घंटा यूट्यूब व्हाट्सएप देखते बैठो। कर सकते क्या, अगर ये आप कर सकते तो आप है ना लाइफ में बहुत बड़े बन सकते हो। हाइट से नहीं, आप जो हासिल करोगे ना वो कुछ मीनिंगफुल होगा। ठीक है, और बाकी अभी देखा जाए तो ये सभी चीजों के लिए ना हमारा थिंकिंग गाइड करता है ना। तो सोच के देखिए इसके पीछे थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो थिंकिंग के लिए क्या करना है, क्या कर सकते हैं आप, है ना। तो थिंकिंग के लिए सबसे पहला क्या करना है, इन चीजें अगर आपको ये सेंसिबल लगी है और आपको इस पे टिके रहना है, तो सबसे पहला क्या करता है, आपको पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। जब आप सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ते हैं तो ये करने के लिए आपको एक संगत भी मिल जाती है, और वो जो जोश है ना ये सब चीजों करने के लिए और उस पर टिके रहने के लिए, ये दोनों मिल जाते हैं। किताबें पढ़ना, सेल्फ हेल्प, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आप इसमें कोचिंग लेते हो, लाइफ कोचिंग या किसी भी तरह का ऑनलाइन कोचिंग, बहुत सारे चैनल्स है, तो वो चैनल्स में से जो टॉक आता है ना, तो वो आपको ना मोटिवेटेड रखते हैं कि ये सब चीजें करने के लिए। आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, अच्छे अच्छे सवाल पूछना है आपके कोच को, या आप जिनको भी मानते हो। जैसे अगर मैं मेरे कोच के साथ रहता हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे सवाल पूछता हूँ, ताकि उस सवाल के जब जवाब मिलते हैं ना, तो मुझे ना कंसिस्टेंट, ऑप्टिमिस्टिक और प्रोडक्टिव रखता है। क्या करना है, आपको एक अच्छी संगत ढूंढना है। देखो ये सब है ना रेगुलरली होना चाहिए, कंसिस्टेंटली होना चाहिए, उसके लिए आपको संगत भी चाहिए। तो जो लोग इस तरह का जिंदगी जीना चाहते हैं वो एक साथ आइए, है ना, अपना एक आपका कम्युनिटी बनाइए। जैसे लोग नहीं शाम को पीने के लिए बैठते ना एक साथ, तो वो लोग बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, मालूम है आपको। वैसे इसके लिए भी आपको ना टीम चाहिए कंसिस्टेंट रहने के लिए, और हमको चाहिए हमारे साथ कोई तो हो, उसको बोलते बड़ी बड़ी, है ना। आप क्या कीजिए, अगर आपको इसमें ना ये आपका थिंकिंग इंप्रूव करने की एक्टिविटी बता रहा हूँ मैं, एसोसिएशन, किताब पढ़ना, कोचिंग लेना, ऑनलाइन चैनल पे सब्सक्राइब करना, वहां से लेना, अच्छे सवाल पूछना, है ना। दूसरा क्या करना है, आपको आपके ड्रीम्स लिखने हैं। जब जब आप आपके ड्रीम्स को देखोगे ना, तो आपको मन करेगा ये करने के लिए। अगर आपके ड्रीम्स है ना, अगर आप भूल गए हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आप है ना ये इसका मतलब है ना शून्य हो जाएगा। आपको क्या है, ड्रीम्स को सामने रखना है। दूसरा क्या रखना है, दिमाग पे एक रखिए, लाइफ आसान नहीं है, लाइफ आसान नहीं है। आपको अगर ग्रो करना है लाइफ में, तो आपको क्या करना है, कॉन्शियसली आपको डिस्कम्फर्ट में रहना है।
किताब पढ़ना डिस्कम्फर्ट है, एक्सरसाइज करना डिस्कम्फर्ट है, डाइट करना डिस्कम्फर्ट है, बीवी के साथ है ना इतनी अच्छी बातें करना या उस रिलेशनशिप में बातें करना डिस्कम्फर्ट है, बच्चों के साथ एक अनडिवाइडेड अटेंशन कुछ काम करना डिस्कम्फर्ट है, टीवी नहीं देखना डिस्कम्फर्ट है, हफ्ते में दिन में 30 मिनट ही सोशल मीडिया एक्सेस करना है डिस्कम्फर्ट है, हफ्ते में एक ही बार एंटरटेन करना डिस्कम्फर्ट है 6 दिन के लिए। तो बढ़िया लाइफ कहाँ पे मालूम क्या डिस्कम्फर्ट में है। तो आपको क्या करना है, आज का टेक अवे मैसेज क्या है, अगर मुझे लाइफ में ग्रो करना है तो डिस्कम्फर्ट मेरा क्या है, कंपेनियन है, मेरा साथी है डिस्कम्फर्ट। तो विद दिस आई एम डन, थैंक यू सो मच। हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, है ना, और 5 मिनट से पहले आएंगे क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, आपके जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।